नमस्कार दोस्तों, रोहित है। साथियों, आज हम लोग दो सब्जेक्ट को उठाएंगे, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री। और हम लोग आज देखने की कोशिश करते हैं कि जो बीपीएससी है वो अपने पैटर्न को कैसे चेंज कर रहा है, कहां से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और जो क्वेश्चंस वो पूछ रहा है उसका सोर्स कहां है। तो अभी जो हम लोग एक बेस बनाएंगे, अभी बीपीएससी ने एक पेपर कंडक्ट किया है एएसओ का, तो आज हम लोग एएसओ के मेंस के पेपर से हम कुछ आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। तो जो भी लोग एईडीओ की परीक्षा लिख रहे हैं, 72वीं बीपीएससी की परीक्षा लिख रहे हैं, आपको सतर्क होने की जरूरत है। तो पहली बात तो यह है कि हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, तो इसको हम लोग देखेंगे। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे कहना है कि मैंने दो वीडियो पहले बना रखा है, एक साइंस का बना रखा है, उसको आप जाकर जरूर देखिए कि साइंस का प्रश्न वो कहां से पूछा है। आज हम लोग पॉलिटी और करंट अफेयर्स का भी मैंने बना रखा है। आज हम लोग पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को डिकोड करेंगे एंड ट्रस्ट मी, आज एक एक क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में। तो यू विल लाइक इट, यू विल लव टू नो फ्रॉम वेयर द बीपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चंस, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस को पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन एक देखो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enables the government to enact a separate law for the governance and the administration of the tribal area? My dear friend, अब तुमको लगेगा कि ये क्वेश्चन में तो सर हमसे आर्टिकल पूछ रहा है। इसका मतलब कि तुमने होमवर्क नहीं किया है। बीपीएससी की तुम तैयारी करने आ गए हो, लेकिन तुम्हारा होमवर्क क्या है? यू आर सपोज टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द ग्रेट डिटेल। लेट मी कैटेगोरिकली टेल यू कि कोई भी कोचिंग तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकता है, कोई भी किताब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकता है, अगर एक चीज तुम्हारा साथी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, और जब बीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स है, अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम लगा लोगे तो इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि किस एरिया पर फोकस करना है और किस एरिया को छोड़ना है। तो ये जो तुम बीपीएससी को एनालाइज करोगे तो तुम देखोगे कि बीपीएससी 5वां शेड्यूल और 6ठा शेड्यूल से जमजम के क्वेश्चन पूछता है। और ऐसे भी तुम क्वेश्चंस को देखोगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि अखबार में आए दिन ये न्यूज में रह रहा था, जो सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे थे लद्दाख को, लद्दाख बार बार डिमांड कर रहा था कि ऐड अस इन द 6th शेड्यूल। तो एक क्वेश्चन आपके जहन में बार बार उठना भी चाहिए कि लद्दाख क्यों नहीं कह रहा है कि हमको 5th शेड्यूल में ऐड करो, क्यों कह रहा है कि 6th शेड्यूल में ऐड करो। सो इट वाज इन द न्यूज पर से। और ऐसे भी बीपीएससी 5वीं सूची और 6ठा सूची से क्वेश्चंस को पूछता है, तो हमको और आपको तो तैयार होना ही चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम पर है, आपको रेडी होना चाहिए। जैसे तुम अगर 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को तुम देखोगे तो बेसिकली होता क्या है, इसका जेनेसिस कैसे होता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि अपने संविधान में शेड्यूल्स होते हैं, आर्टिकल होता है। जब अपना ओरिजिनल संविधान बना तो हमारे पास टोटल 8 शेड्यूल था। आज के डेट में शेड्यूल की संख्या हो चुकी है 12। उस शेड्यूल को तुम याद कैसे रखते हो? टीयर्स ऑफ द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर करके तुम याद रखते हो। आई होप इतना तुमको पता होगा। तो अभी आज के डेट में 12 शेड्यूल है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द बीपीएससी का फेवरेट एरिया है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। एक तो न्यूज में भी रहा है क्योंकि लद्दाख कह रहा था कि हमको 6th शेड्यूल में ऐड करो। लेट अस डेल्व मोर इनटू दिस कि कैसे कैसे इसकी जेनेसिस होती है। देखो, जब ट्राइबल रिवोल्ट होता है, जब ट्राइबल्स विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, तब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि एक मेनलैंड इंडिया है और एक ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया का अपना कस्टम्स है, अपने कल्चर्स हैं, अपने रीति रिवाज हैं। अगर हम उसमें बहुत हस्तक्षेप करेंगे तो वो हमारे खिलाफ खड़े होंगे, हमारे खिलाफ हथियार उठाएंगे। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, फिर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में, याद रखना। और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आर्टिकल नंबर 244 हो जाएगा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है तो एक पार्ट को डिवाइड करता है कि एक पार्ट जो है वो हमारा मेनलैंड एरिया है। आज इसको डिकोड करके खत्म ही करते हैं। और एक जो पार्ट है उसको बोलता है वो एक्सक्लूडेड एरिया है या पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया है। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया मतलब कि ट्राइबल एरिया है, जहां पर मेनलैंड का कानून नहीं लगेगा, उनके लिए हम कुछ अलग प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कैटेगोरिकली ट्राइबल्स के लिए एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के नाम पे उनके लिए कानून बना रहा था, अलग से कानून बना रहा था। उनको मेनलैंड इंटरफेरेंस से दूर रख रहा था बिकॉज ऑफ देयर यूनिक कस्टम्स, कल्चर, वैल्यू सिस्टम्स एक्सेट्रा। तो फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। कब बनता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली? 1946 में बनता है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक कमिटी बनती है, द कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, द कमिटी ऑन द ट्राइबल अफेयर्स, द फंडामेंट एंड द माइनॉरिटी।
अब हमको तुमको ये बताओ कि इस कमेटी को कौन लीड कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। पर एक कमेटी बहुत बड़ा कमेटी था, तो इसके अंदर बहुत सारे सब कमेटी बनना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि तो ट्राइबल राइट्स के लिए भी डील कर रहा था, फंडामेंटल राइट्स के लिए डील कर रहा था, फिर माइनॉरिटीज के लिए डील कर रहा था। इसके लिए अंदर एक कमेटी बनती है, और जो कमेटी बनती है उसका नाम है गोपीनाथ बोरदोलोई के अंदर एक कमेटी बनती है। तो ये गोपीनाथ बोरदोलोई कौन है? ये प्रीमियर ऑफ असम है। प्रीमियर किसको बोलते हैं? उस समय जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जब चुनाव होता है तो जो मुख्यमंत्री बनते थे उनको प्रीमियर कहा जाता था। तो ये असम के मुख्यमंत्री थे उस समय, आज के हिसाब से उस समय इनको प्रीमियर कहा जाता था। तो जो गोपीनाथ बोरदोलोई है, इनके अंदर एक समिति बनती है, और वो जो समिति है वो बोलता है कि ट्राइबल के राइट्स के लिए आप काम करिए, क्योंकि ये जो कमिटी है किसको डील कर रही है? ट्राइबल अफेयर से भी डील कर रही है। तो गोपीनाथ बोरदोलोई के अंदर एक समिति बनती है जिसका नाम सब कमिटी ऑन द 5th एंड द 6th शेड्यूल बनता है। इस गोपीनाथ बोरदोलोई जिसके अध्यक्ष बनते हैं सब कमेटी के, इसके एक इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, उनका नाम है निकोलस रॉय, जेम निकोलस रॉय। और जो जेम निकोलस रॉय हैं बहुत बड़े थिंकर हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और एक खासी समुदाय, आपने सुना होगा मेघालय में होता है गैरो खासी जयंतिया ट्राइब, तो खासी समुदाय के बहुत बड़े चिंतक हैं, वो उस समिति के मेंबर होते हैं, और गोपीनाथ बोरदोलोई उस सब कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। और ये सब कमेटी के ओवरऑल अध्यक्ष कौन है? जो कमेटी है उसका नाम है द कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड द ट्राइबल अफेयर्स, जो सरदार पटेल उसको लीड कर रहे हैं। इसके अंदर ढेर सारा कमेटी होता है, पर एक कमेटी जो है गोपीनाथ बोरदोलोई के अंदर होता है कि ट्राइबल एरिया पर आप काम करिए। तो ये जो गोपीनाथ बोरदोलोई समिति है एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और रिपोर्ट में कहती है कि देखो भाई, जो भी ट्राइबल लोग हैं, ये जो मेनलैंड वाले लोग हैं, उनसे इनका ट्राइबल कल्चर अलग है। जैसे तुम देखोगे कि हम और आप शादी ब्याह में दहेज लेते हैं, पर ट्राइबल में एक परंपरा है ढूकी विवाह। ढूकी मतलब अगर लड़की को लड़का पसंद आ गया तो उसके ना बाप से पूछने की जरूरत है, ना माँ से पूछने की जरूरत है, ना उसकी बहन से पूछने की जरूरत है, ना लड़का से पूछने की जरूरत है। ढूकी मतलब समझते हो? वो गेट को धक्का देके आपके अंदर घुस गई और बैठ गई, बोलेगी कि अब हमको लड़का पसंद है, अब हम मेरा ब्याह हो गया, जिसको कहते हैं ढूकी विवाह। और इसको जो है ना ट्राइबल सिस्टम में इसको माना गया है, सही है। वहां पर तुम देखोगे कि यहां पर हमारे यहां पंडित होता है, उनके यहां पाहन होता है। हमारे और आपके यहां सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं होता है। ओ माय गॉड, फलाना सर सेक्स एजुकेशन पे बात कर लिया, अरे बाप रे बाप, है ना। और वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक उनके लिए यूथ डॉर्मेट्रीज होता है। वो उनको वहां पर जो यूथ डॉर्मेट्री है, जैसे घुमकुड़िया एक यूथ डॉर्मेट्री है, वहां पर बच्चे और बच्चियां जाती हैं, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। आज के डेट में तुम देखो पटना में पूरा HIV फैला हुआ है ना। तो अगर हमारे बच्चे और आने वाले हमारा भाई है, बहन है, बच्चा है, दे नीड टू बी अवेयर अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर उनको नहीं बताया जाएगा तो वो गलत जगह से सीखेंगे। तो आप देखो ट्राइबल्स हमसे बहुत आगे हैं। हम और आप डॉरी लेते हैं, वहां पर उल्टा प्रधान है, वहां पर ऐसा नहीं चलता है। वहां पर सेक्स एजुकेशन के लिए यूथ डॉर्मेट्री है, जैसे कि घुमकुड़िया तुमको बताए। वहां उनके जो देवता हैं वो पहाड़ हैं, जंगल हैं। हर जो ट्राइबल्स है उनका अपना अलग देवता है। जैसे संथाल का है लुगुबुरु, है ना, बोकारो के पास एक पहाड़ है, वहां पर उन लोग उसको भगवान मानते हैं, अपना पहाड़ को, जल को, जंगल को, जमीन को। दे लिव इन अ वेरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द नेचर, माय डियर फ्रेंड। तो यहां पर हुआ कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए ये बोलते हैं कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए एक अलग प्रावधान होना चाहिए। तो यहां पर बोलते हैं कि असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में और मिजोरम में ये जो ट्राइबल जो स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं? 4 स्टेट हैं। इन 4 स्टेट के कुछ एरिया में कुछ ऐसे ट्राइबल रहते हैं जो वेस्टर्न इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, उससे एकदम अछूत हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो तुम बोलोगे कि सर पर ट्राइबल तो झारखंड में भी रहता है, ट्राइबल तो छत्तीसगढ़ में भी रहता है, ट्राइबल तो तेलंगाना में भी रहता है। इन ट्राइबल्स का क्या है? ये ट्राइबल्स मेनलैंड इंडिया से अपने आप को धीरे धीरे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इन पर वेस्टर्नाइजेशन का इंफ्लुएंस आ रहा है। असम में अगर मानते हैं तो असम का एक पॉकेट ये वाला एरिया है, मानते हैं कि असम का ये पॉकेट ये वाला एरिया है। जैसे कि तुम उदाहरण के तौर पर देखो, मानते हैं कि दीमा हसाओ दीमा है, कार्बी एंगलोंग वाला प्लेट्यू है, बोडोलैंड वाला एरिया है। चाहे तुम मिजोरम में जाओगे तो चकमा ट्राइबल्स ग्रुप है, लाई है, मारा है। चाहे मेघालय में जाओगे तो गैरो, खासी, जयंतिया, ये सब जो ट्राइबल्स हैं, ये जो है इन पर वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस बहुत कम हुआ है। इनको नहीं पता है कि टेक्नोलॉजी क्या होता है, चैट जीपीटी क्या होता है, गूगल जेमिनाई क्या होता है, क्लाउड एआई क्या होता है, इनको नहीं पता है। तो ऐसे ट्राइबल्स के लिए एक इन्होंने सब प्रस्तावित किया कि भाई इनके लिए एक अलग व्यवस्था किया जाए, और उसका नाम रखा गया 6th शेड्यूल। तो जो 6th शेड्यूल है वो कितने स्टेट में लागू है? वो मात्र 4 स्टेट में लागू है। वो क्या, उसको याद रखना,
एटीएम कहां है? मिजोरम में है। ए मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय और एम मतलब मिजोरम। यही 4 स्टेट में है। तो जो बाकी स्टेट में ट्राइबल्स हैं, मोटा मोटी कितने स्टेट में और ट्राइबल हैं? 10 स्टेट में ट्राइबल हैं। पर ये जो ट्राइबल हैं, इन पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ चुका है और ये मेनलैंड इंडिया से जुड़ चुके हैं, तो इनके लिए 5th शेड्यूल बनाया गया है। इट हैज टू बी कैटेगोरिकली नोटेड माय डियर फ्रेंड दैट द ऑटोनॉमी इन द 6th शेड्यूल इज फार फार ग्रेटर देन द ऑटोनॉमी इन द 5th शेड्यूल। इसीलिए तुम बार बार तुम देखना कि लद्दाख कह रहा है कि हमको 6ठा शेड्यूल में डालिए, 5वां शेड्यूल में मत डालिए। तो अब हमको समझना होगा कि 6th शेड्यूल में ऐसा क्या है। जैसे कि अगर मानते हैं कि ये असम वाला एरिया है या मानते हैं मेघालय वाला एरिया है। मेघालय में एक एरिया ये हो गया गैरो का, ये खासी का और जयंतिया का। बाकी जो मेनलैंड मेघालय है वहां पर नॉर्मल चीज चल रहा है। पर ये जो गैरो खासी जयंतिया वाला एरिया है जहां पर इन लोग रहते हैं, इस एरिया को डिमार्केट कौन करेगा? कि भाई ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये 6th शेड्यूल में आएगा। कौन डिमार्केट करेगा? इट इज डिमार्केटेड बाय द गवर्नर। लेट मी रिपीट, इट इज नॉट डिमार्केटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन में देगा, तुम गलत करोगे। 6th शेड्यूल में कौन सा एरिया 6th शेड्यूल के अंदर आएगा इन चारों स्टेट्स में, वो गवर्नर आइडेंटिफाई करता है, ना कि राष्ट्रपति। तो फिर बोलोगे सर राष्ट्रपति से कंफ्यूजन होता है। जो 5th शेड्यूल का एरिया होता है इसको राष्ट्रपति करता है। तो फिर प्रश्न उठता है सर कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि ऑटोनॉमी इन द 6th शेड्यूल इज मोर देन द ऑटोनॉमी इन द 5th शेड्यूल। डिस्पाइट दिस, द 6th शेड्यूल का जो एरिया होता है उसको गवर्नर आइडेंटिफाई करता है, 5th शेड्यूल का एरिया को राष्ट्रपति आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन में देता है और आप कंफ्यूज कर जाते हैं। विल डिकोड दिस। तो गवर्नर ने कहा कि भाई ये वाला एरिया है गैरो का है, ये खासी का है, ये जयंतिया का है। तो मेरे जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि सोनम वांगचुक वगैरह क्यों कह रहा था कि नहीं भाई लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालो। दिस एरियाज आर द स्टेट विद इन द स्टेट। यहां पर इतनी ऑटोनॉमी है कि इट इज अ स्टेट विद इन द स्टेट। ट्राई टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट। ये क्यों स्टेट विद इन द स्टेट है? स्टेट के पास क्या है? स्टेट के पास अपना लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। तो इट इज अ स्टेट विद इन द स्टेट। इसके पास अपना लेजिस्लेचर होगा, अपना एग्जीक्यूटिव पावर होगा, अपना जुडिशियल पावर होगा, अपना फाइनेंशियल पावर होगा। इस लेवल का ऑटोनॉमी है यहां पर। इसीलिए लद्दाख कह रहा है कि हमको 6th शेड्यूल में डालो, 5th शेड्यूल में नहीं डालो। दिस मच ऑफ द ऑटोनॉमी इज नॉट अवेलेबल इन द 5th शेड्यूल, बट दिस मच ऑफ द ऑटोनॉमी इज अवेलेबल इन द 6th शेड्यूल। कि वो अपना उसका लेजिस्लेचर है, अपना एग्जीक्यूटिव है, अपना जुडिशियरी है, अपना विलेज कोर्ट है, अपना फाइनेंशियल पावर है। इट मींस कि जो पार्लियामेंट का लॉ है, स्टेट का लॉ है, वहां पर एप्लीकेबल होने के पहले गवर्नर की जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी। वो हम लोग आगे इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो दिस मच ऑफ द ऑटोनॉमी एग्जिस्ट इन द केस ऑफ द 6th शेड्यूल माय डियर फ्रेंड। तो फिर अब तुम बोलोगे मास्टर कैसे? समझाओ हमको कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेट अस डिकोड दिस। थोड़ा सा हम लोगों को बात बढ़ी है, विषयांतर हो रहा है, लेकिन समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखो क्या होता है कि 6th शेड्यूल में यह कहा गया कितने स्टेट में लगेगा बाबू? 4 स्टेट में। कैसे याद रखेंगे? एटीएम कहां है? मिजोरम में है। ए मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय, एम मतलब मिजोरम। ये एरिया को नोटिफाई कौन करता है? लेट मी कैटेगोरिकली रिपीट, इट इज गवर्नर, इट इज नॉट द राष्ट्रपति। उस एरिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, सब गवर्नर का अधिकार है, आपका नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि वो जो एरिया है, मानते हैं कि गैरो खासी जयंतिया वाला एरिया है, इसको क्या कहा जाता है कि यहां पर इसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनता है, उसका नाम है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। जो एडीसी होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? यूजुअली 30 होते हैं। इस 30 में 26 मेंबर एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से चुनाव जीतते हैं और 4 आदमी नामित होते हैं। इनको नॉमिनेट कौन करेगा? भाई गवर्नर उसको बनाया है, आइडेंटिफाई करेगा तो गवर्नर उसको नॉमिनेट करेगा। ये 26 लोग क्या होंगे? इलेक्ट होंगे। तो ये जो 26 लोग इलेक्ट होंगे कितने साल के लिए इलेक्ट होंगे? 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे। ये जो नामित सदस्य हैं ये कितने साल के लिए होंगे? ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर है, जब तक गवर्नर महोदय चाहेंगे तब तक ये सदस्य उसके रहेंगे। तो मेरे जहन में क्वेश्चन उठता है कि मास्टर ये बताओ, तो सब जगह 30 होता है क्या? नहीं, सब जगह 30 है, पर एक अपवाद है, उसका नाम है बोडोलैंड, जो असम वाला है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, यहां पे टोटल मेंबर्स की संख्या है 46। इसमें 40 इलेक्टेड होते हैं, 6 नामित होते हैं। वही है कि 6 जो है गवर्नर उसको नॉमिनेट करता है, पर यूजुअली बाकी सब में 30 ही होता है। एंड दिस एडीसी इज सो पावरफुल दैट इट विल मेक द लॉ। इट विल मेक द लॉ ऑन द डिवोर्स, इट विल मेक द लॉ ऑन द लैंड, इट विल मेक द लॉ ऑन जो भी उनका जो जीवन शैली से संबंधित मसला है उस पे कानून यही बनाएगा। इट विल मेक द लॉ ऑन द लैंड राइट्स, कि आप जमीन का हस्तांतरण कैसे करेंगे। अब ये जो एडीसी है, इट इज गिवन द पावर टू रन द हॉस्पिटल्स, इट इज गिवन द पावर टू रन द
टू मेंटेन द रोड, इट इज गिवन द पावर टू मेंटेन द हार्ट। तो इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है। एंड दिस एडीसी विलेज कोर्ट बना देगा कि गाय किसी का चोरी हो गया, बकरी किसी का चोरी हो गया, कोई किसी का जमीन हड़प लिया, तो विलेज कोर्ट का भी उसको पावर है। एंड दिस एडीसी कैन इंपोज द टैक्स, ये आपके लैंड पर टैक्स लगा सकता है, आपके घर पर टैक्स बना सकता है। सो विल यू नॉट अलाउ मी टू से दैट दिस इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। मेघालय के अंदर एक डिफरेंट स्टेट काम कर रहा है भाई। So it is a state within the state with its own legislative, executive, judicial and the financial powers. Hence the Ladakh is time and again saying कि हमको 6th शेड्यूल में ऐड करो मेरे भाई, 5वां शेड्यूल से काम नहीं चलेगा। तो 5वां शेड्यूल में इतनी ऑटोनॉमी नहीं है उन 10 राज्यों में, क्योंकि वो मेनलैंड इंडिया से इंटीग्रेट अपने आप को कर चुके हैं। तो तुम अगर देखोगे तो 5th शेड्यूल वाला एरिया होता है, वहां पर एक होता है बॉडी जिसका नाम है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कौन वो जो एरिया होता है उन 10 राज्यों में, उसको तुम कहते हो शेड्यूल्ड एरिया। जो शेड्यूल्ड एरिया को कौन नोटिफाई करता है? दो शेड्यूल्ड एरिया इज नोटिफाइड बाय द राष्ट्रपति। फिर से रिपीट कर रहे हैं, गवर्नर नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, इसमें यूजुअली कितने मेंबर होते हैं? 20 मेंबर होते हैं। इस 20 मेंबर में जो 3/4 मेंबर होते हैं, मतलब 3/4 ऑफ द 20 कितना हो गया? 4 5 20, 5 3 15, फैंसी मीडियम 5 3 15। हम लोग गांव देहात वाला है, 5 3 15। तो 15 मेंबर जो होंगे इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के, वो एमएलए ऑफ द स्टेट होंगे जो ट्राइबल समुदाय से बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे कि बिहार में तुम देखोगे तो मनिहारी है, कटोरिया है, यहां पर वो सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो उन राज्यों में शेड्यूल ट्राइब्स मतलब ट्राइबल विधायक लोग ज्यादा होता है, झारखंड वगैरह में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना वगैरह में। तो 3/4 इस ग्रुप के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के वो जो सदस्य होंगे वो विधायक होंगे जो ट्राइबल्स होंगे। और 1/4 मतलब कितना हो गया? 15 5 20। तो 1/4 ऑफ द 20 इज 5। ये जो 5 होंगे ये नामित होंगे, ये नॉमिनेटेड होंगे, जो गवर्नर साहब करेंगे। अब हमको तुम कमेंट करके देखो, हम थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं, हमको पता है। तुम हमको कमेंट करके बताओ कि क्या इसको हम 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल पे एक अलग वीडियो बना दे क्या? इसमें अब हमको थोड़ा सा देखना, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर पार्लियामेंट का कानून अगर पास होता है तो कैसे 5th शेड्यूल में लगता है, अगर स्टेट का कानून पास होता है तो कैसे 5th शेड्यूल में लगता है, अगर मानते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट का कानून 6th शेड्यूल में कैसे लगता है, कौन उसको मॉडिफाई करता है, राष्ट्रपति मॉडिफाई करता है कि गवर्नर मॉडिफाई करता है। तो वो सब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में हमको टाइम लग जाएगा, और फिर आप हमको गलियाने लगिएगा कि मास्टर जो तुम है पढ़ाने कुछ और आया था, बताने कुछ और आया था, बताने लगा कुछ और। तो अगर आप कमेंट करके बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अमूमन कंफ्यूजन रहता है, तो इस पर हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा तो हम बना देंगे, है ना। तो इस तरह से समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है और इट इज अ क्लासिक केस ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का उदाहरण है, जैसे तुम देखो आर्टिकल नंबर 370 एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का उदाहरण था। आर्टिकल नंबर 371 एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का उदाहरण है। तुमको आर्टिकल नंबर 371 पता होना चाहिए, जिसमें तुम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह जो डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनको आप अलग अलग प्रेफरेंस देते हैं। मतलब हम लोग जो है पांचों उंगली बराबर नहीं है, कुछ स्टेट डिसएडवांटेजियस कंडीशन में है तो उनके लिए अपना संविधान में अलग से प्रावधान है। वी डोंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट द कल्चरल होमोजेनिटी, इट टॉक्स अबाउट द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। तो इसी को तुम कहते हो कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का अगर तुमको सबसे अच्छा उदाहरण देना है तो 5वां सूची और 6ठा सूची उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि 5वां 6ठा सूची में मात्र 4 स्टेट पर लागू है और उनको तुम देख रहे हो कि दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक द स्टेट विद इन द स्टेट। तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो यहां से देखो, फेडरलिज्म एक इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का, वो तुमसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पूछता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पूछता है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म पूछता है। तो इन सब टॉपिक्स पे तुम रेडी रखना। तो अब देखो, ये जो आर्टिकल नंबर 244 है, तुम लक्ष्मीकांत किताब जाओगे, चैप्टर 42 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, तो तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 244 यहां पर लिखा हुआ है, इसको तुम कर लेना। ये क्वेश्चन देखो, अभी आ गया ना एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म तुमको पता होना चाहिए। अगर तुम एनसीईआरटी में तुम जाओगे, पेज नंबर 184 पर तुम जाओगे तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म तुमको देखने को मिल जाएगा। जब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म तुमको देखने को मिलेगा तो तुमको पता होना चाहिए एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है। ये बेसिक कांसेप्ट है जो तुमको पता होना चाहिए। अभी तुमको बताया कि 5th एंड 6th शेड्यूल एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का होगा। कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग कैसे हो जाएगा एसिमेट्रिक फेडरलिज्म? यार हो ही नहीं सकता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। वो नीति आयोग तो सबको बराबर करता है, वो तो एक थिंक टैंक बॉडी है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट इन द राज्यसभा करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंट राज्यों का उसके अपने पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट वेटेज है। प्रोविजन फॉर द यूटी एज द फेडरल यूनिट, बिल्कुल। तो 1 2 3 इसका हो जाएगा, मतलब 1 2 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। हम कहना चाहते हैं ये क्वेश्चन जो है अप्लाइड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है फुसेंट और फलानवा ढिकनवा रटने से नहीं काम चलेगा। अब देखो, पॉलिटी अगर तुमको करना है
तो पॉलिटी तुमको दो तरह से करना पड़ेगा। पहला, तुमको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, तुमको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा, अब जमाना चला गया, लक्ष्मीकांत तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर 71वीं का भी तुम क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बढ़िया पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो पॉलिटी है वहां पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, सब जगह अच्छा पढ़ाया जाता है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी पढ़ना, लक्ष्मीकांत एकदम नॉन निगोशिएबल है। अब जो है, पहला हमको तुम बता दो कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट थीम पर हम वीडियो बना दे क्या। अब वो थीम कैसे मैप करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम थीम मैप कर देते हैं। अब भाई तुम्हारा रिस्पांस नहीं रहता है तो फिर हम लोग भी इतना मेहनत क्यों ही करें, है ना। तो लगता है कि जब जिसको जरूरत है उसी के तरफ से रिस्पांस नहीं तो हम क्यों जान दें, सिंपल सी बात है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तहत हम लोग थीम मैप कर देते हैं। फिर एनसीईआरटी में हम लोग आपको चैप्टर बता देते हैं कि ये एनसीईआरटी का चैप्टर कर लीजिए। लक्ष्मीकांत में फिर हम आपको चैप्टर बता देते हैं। और आप जो लक्ष्मीकांत जो है, आपको पता है कि मैग्रो हिल प्रकाशन से किताब आता है, और मैग्रो हिल बीपीएससी के फील्ड में हम लोग से टाई अप किए हुए, और हम लोग का सारा किताब मैग्रो हिल से ही आता है, बीसीडब्ल्यू का। तो लक्ष्मीकांत का मैप कर देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हम लोग मैप कर देंगे। तो अगर आप कमेंट करके बताइएगा तो पॉलिटी का हम लोग मैप करके हम लोग टेलीग्राम ग्रुप, इस वीडियो के अंत में टेलीग्राम लिंक होगा, उसको क्लिक करिएगा, वहां पे हम लोग डाल देंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि हम लोग थीमेटिक रूप से मैप करके आप लोग को दे क्या चैप्टर वाइज वगैरह सब। बाकी अगर आप बोलेंगे तो देंगे, नहीं तो मेहनत नहीं करेंगे। देखो, फेडरलिज्म एनसीईआरटी 11th का एनसीईआरटी पेज नंबर 232 पर है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो तुमसे यहीं से क्वेश्चन पूछा है, तो इजी क्वेश्चन में हम इसको काउंट करेंगे। देखो, अगर बीपीएससी में तुम देखोगे तो उसका दो चार बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। एक तो तुमसे पूछता है, अभी यहां पर लिखी लो, अगर ये तुम नहीं कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो। तो एक तो है कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे निर्माण होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सदस्य होते हैं, तुमसे इसमें पता होना चाहिए कि भाई कब पहला बार बैठक होता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कैसे पास होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने कितने सदस्य हैं, कितना टाइम लगता है, अपना जो संविधान है कहां पर रखा हुआ है ना। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए, कितना कमिटी बनता है, ये सब चीज तुमको पता होना चाहिए, किस प्लान के तहत बनता है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनता है कि कैसे बनता है। तो तुमको फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। उसके बाद प्रीएम्बल, बहुत उसका बीपीएससी का इंपॉर्टेंट थीम है, प्रीएम्बल जरूर कर लेना। अब प्रीएम्बल तुम कर रहे हो तो तुमको अगर नहीं पता है कि बेरुबारी केस क्या है, केशवानंद भारती केस क्या है, एलआईसी केस क्या है, 42वां संविधान संशोधन से क्या क्या ऐड किया गया, 44वां संविधान संशोधन से क्या क्या हटाया गया या ऐड किया गया, तो तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, बिना लौंग लपेट के हम बोलना चाहते हैं। फिर तुमसे वो फंडामेंटल राइट दबा के पूछता है। फंडामेंटल ड्यूटी से भाई को अलग लेवल का प्यार है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी से भाई को अलग लेवल का प्यार है, गवर्नर से, राष्ट्रपति से, इमरजेंसी प्रोविजन से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थीम से जहां से वो क्वेश्चन पूछता है, और इस पेपर में भी तुम देखोगे कि वही थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी से तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं तुमको पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत में जाओगे, अब फंडामेंटल ड्यूटी तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा कमिटी बनता है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तुमको पता होना चाहिए कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11th को ऐड किया गया है कि नहीं। तुमको ये सब पता होना चाहिए कि पहले 10 था, फिर 11वां कब ऐड किया गया है। तो अगर ये सब नहीं पता रहेगा तो बहुत दिक्कत है। तुमको पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तुमको पता होना चाहिए कि अगर फंडामेंटल ड्यूटी है तो यूएसएसआर से लिया गया है, तो अगर डीपीएसपी है तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि किससे लिया गया है, कौन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ है, कौन नहीं इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ है। अगर ये सब अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है। ये एनसी लक्ष्मीकांत में तुम जाओगे, चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। ये 11 तुमको तो याद होना ही चाहिए। फिर तुम देखो फंडामेंटल ड्यूटी जो है तुम्हारा एनसीईआरटी में भी पेज नंबर 44 पे जाओगे तो एनसीईआरटी है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पहले तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है, 11th का एनसीईआरटी आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। फिर तुमको क्या करना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। कोई अगर ये 3 चीज तुम नहीं करोगे, पॉलिटी गलती ही करते रहोगे, कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4A आर्टिकल 51 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां पर साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 51A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सारा चीज लिखा हुआ है। देखो के वाला है, इसको स्टार मार्क करके भी लिखा हुआ है, और के को लिखा गया है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया है। तो आपको एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे देखो रीट से बीपीएससी का इंपॉर्टेंट एरिया है, जो भाई रीट है, हेबस कॉर्पस है, सेरिटोरी है, क्यू वारंटो है, ये सब पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर से क्वेश्चन पूछ दिया है। तुम एनसीईआरटी में तुम जाओगे तो एनसीईआरटी में तुमसे जुडिशियरी एंड राइट आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 है, यहां पर हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सेरिटोरी। तो अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं होगा। बट एक चीज याद रखना, पॉलिटी के केस में एनसीईआरटी क्या सफिशियंट है,
बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, लेट मी कैटेगोरिकली रीइटरेट दिस, एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। एनसीईआरटी कंपलसरी है, बिल्कुल है। एनसीईआरटी आप स्टोरी के फॉर्म में आपको बता देगा, प्लस आपको इसको लक्ष्मीकांत से टॉप अप करना पड़ेगा। क्या लक्ष्मीकांत के टॉप अप करने से हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी टॉप अप करना पड़ेगा, क्योंकि 71वीं में भी तुम क्वेश्चंस देखो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमको मुश्किल में डाल सकता है, फंस जाओगे। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटी सेगमेंट, माय डियर फ्रेंड, है ना। तुम देखो ये लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से तुम कर सकते हो। Who among the following was not the member of the drafting committee of the constitution? अभी तुमको बताया कि जो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बीपीएससी को अलग लेवल का मोहब्बत है। तुम कुछ भी करोगे तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर तुमको हो जाएगा दामोदर स्वरूप सेठ। यहां पर तुम देखो, तुम जैसे चले जाओगे तो लक्ष्मीकांत में पेज नंबर 48, पेज नंबर 43 या 48 पे तुम चले जाओ, यहां पर सारा दिया हुआ है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं अंबेडकर, फिर माधवराव रिप्लेस हो जाते हैं बीएल मित्तर से, टीटी कृष्णमचारी खेदान से रिप्लेस होते हैं, है ना। तो सारा चीज दिया हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये सब क्वेश्चन गलती करोगे तो बाहर जाओगे, है ना। अब जैसे देखो, ऑर्गेनाइजेशन से बीपीएससी को मोहब्बत है, वो तुमसे सीएजी के बारे में पूछता है, वो तुमसे सीईसी के बारे में पूछता है, वो तुमसे फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछता है, वो तुमसे सीबीआई पूछता है, सीवीसी पूछता है, संथनम कमेटी से उसको अलग लेवल का प्यार है, वो पूछना ही पूछना है। तो मेरे भाई ये सीधा तुम देखोगे लक्ष्मीकांत में तुम्हारा दिया हुआ है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो हम वही बोल रहे हैं कि जो थीम वाइज अगर तुम चाहते हो तो जरूर मेरे भाई कमेंट करना, हम लोग बहुत शौक से, बहुत पसंद से तुमको बना कर देंगे। अब कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लगता हो कि इस सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन तो मास्टर कर दो, अभी वीडियो चल रहा है, सेकेंड हाफ में एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आपके सामने बताएंगे। तो इसी वीडियो में अभी एक बार मैप कर लेते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, है ना। चैप्टर 64 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एकदम आसानी से बन जाएगा, है ना। अब देखो, बीपीएससी का एक फेवरेट एरिया है कि मनी बिल से क्वेश्चन पूछता है, फाइनेंस बिल से क्वेश्चन पूछता है। तो भाई मनी बिल, फाइनेंस बिल हमको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 110 किससे डील करता है, ये सब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो बहुत मुश्किल है। तुम लक्ष्मीकांत में पेज नंबर 358 359 में जो मनी बिल के बारे में खूब डिटेल में दिया हुआ है, अभी हम लोग वीडियो में सारा चीज अभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, है ना। अपने एनसीईआरटी में भी तुम देखो तो 11th क्लास में एनसीईआरटी में तुमसे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, प्राइवेट मेंबर बिल सारा दिया हुआ है, तो बिल से क्वेश्चन तो वो पूछता ही है। यहां पर देखो, तुमको बोले थे प्रियम्बल के बारे में पूछ लिया। द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस। बिल्कुल, पहले बेरूबारी केस बनता है, फिर केशवानंद भारती केस बनता है, फिर एलआईसी केस बनता है। फिर तुम देखो, द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368 बट अमेंडमेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है कि आप संविधान के मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। द प्रियम्बल इज जस्टिसेबल एंड इट्स प्रोविजन आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। प्रियम्बल तो सेकुलर की भी बात करता है, अब हम लोग कितना है अब तुम सोचो, है ना। तो सोशलिज्म की भी बात करता है, हम लोग कितना है सोचो, तो भाई फ्रेटर्निटी की भी बात कर रहा है, कितना है वो सब तुम देखो। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हम लोग सारा डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर हम बोल रहे हैं कि दिस होल थिंग इज रिवॉल्विंग अबाउट द इंपॉर्टेंट थीम्स जहां से वो क्वेश्चन पूछता है। फिर देखो, प्रियम्बल के बाहर तो ये तुम्हारा लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको हमने मैप कर दिया है, जाकर तुम इसको देख सकते हो। अब जैसे देखो भाई, बीपीएससी का पूछता है, लोक लेखा समिति के बारे में पूछता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, तुमसे एस्टिमेट कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तुमसे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ये 3 कमेटी उसका फेवरेट है, तो हमको करना ही पड़ेगा ना कि भाई अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर बना है तो भाई 15 लोकसभा के होंगे, 7 राज्यसभा के होंगे। इट इज द आउटकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर बनता है 1921 में जो लोक लेखा समिति है, ये जो सीएजी वगैरह रिपोर्ट देती है उसके साथ वो मिलकर काम करता है। मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता है। तो ये सब चीज तुमको पता होना चाहिए। अब तुम हमको कमेंट करके बताओ कि अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन केसी वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर 2 अधीर रंजन चौधरी, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राहुल गांधी, ऑप्शन नंबर डी नन। कमेंट करके बताओ। अब बताओ, बिना गूगल किए हुए तुमको बताना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का अभी अध्यक्ष कौन है। इसका मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा ये हो गया। अब तुमको बताना है क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट करो भाई, कमेंट करो कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके अध्यक्ष को कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ऑप्शन नंबर ए, द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, स्पीकर। एंड ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा हो जाएगा ये तुम इसमें रख लो,
हाँ, प्रेसिडेंट। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, है ना। ये सब अटेम्प्ट करो भाई, ये सब आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम देखो, अगर मानते हैं हमको ये पता है, ये पता हो गया, अब यहां पे पूछ रहा है द फंक्शंस ऑफ द कमिटी आर इंश्राइंड इन द रूल 308 क्लॉज ए ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब ये तुम जाओगे तो लक्ष्मीकांत में साफ दिया हुआ है ना। यहाँ पे लक्ष्मीकांत में तुम देखोगे तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, अगर तुम डिटेल पढ़ोगे तो दिया हुआ है उसमें लक्ष्मीकांत में। और अगर नहीं भी दिया हुआ है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है या हम उनके वेबसाइट पर जाकर देखे हुए हैं, तो एक चीज तुम याद रखना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा। क्यों डिफिकल्ट बनेगा? मानते हैं कि 1 और 2 हमको पता है, तो भाई अब तो हम फंस के, नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं, 1 होना ही है, तो 1 and 2 और ऑल ऑफ द एबव। अब 50-50% का केस बन जाएगा, है ना। अब कुछ लोग बोलेगा कि अगर एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है तो गलती हो जाएगा। अब तुम सोचो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। डी होगा क्या इसका करेक्ट आंसर? तो कहने का मतलब है कि जो बीपीएससी है अब डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, और जहां भी तुम्हारा 50-50 हो जाए तुक्का मार देना है। इस चीज को मान के चलो, वहां पे तुम हिट कर दो, तुक्का मार दो, कोई विकल्प नहीं है। तो क्वेश्चन जो है अब डिटेल पूछ रहा है, तो हम लोग को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। क्वेश्चन जटिल पूछ रहा है पॉलिटी से, बिना लॉन्ग लपेट का हम कहना चाहते हैं, है ना। तो उसको देख लेना। अब थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का देखते हैं, है ना। अभी सेकंड वीडियो में, अभी मतलब जब वीडियो कंटिन्यू होगा इसमें एक एक टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे, एक एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि 308 में क्या है, रूल नंबर 308 में क्या है, 310 में क्या है, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। जैसे तुम देखो, विच इंस्टीट्यूशंस वेयर फाउंडेड अंडर द ओरिएंटलिस्ट इन्फ्लुएंस। तो इसमें आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री करना है तो पहला आपको बिपिन चंद्रा का किताब पढ़ना है। बिपिन चंद्रा ही एनसीईआरटी आपका लिखे हैं, तो बिपिन चंद्रा का आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। बिपिन चंद्रा का जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वो आपको फ्लो दे देता है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता है। अब देखो भाई, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल करके चले जाओगे तो तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो पूछ रहा है ना। तो फ्लो दे देगा। उसके बाद तुमको स्पेक्ट्रम नाम का एक किताब आता है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, और उसके बाद तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उस चीज को टॉप अप करना है। याद रखना कि रटा रटाया चीज जब नहीं पूछ रहा है, बीपीएससी एक लेवल ऊपर जा चुका है, हम और आप अगर उसको मैच नहीं करेंगे तो बाहर जाएंगे, कोई विकल्प नहीं होगा। तुम यहां पर देखो, तुमसे पूछ रहा है कि ये सब जो बना हुआ है कौन ओरिएंटलिस्ट इन्फ्लुएंस से बना हुआ है। तुम देखो स्पेक्ट्रम में तुम जाओगे तो यहां पर तुमसे ओरिएंटलिज्म की बात करता है, ओरिएंटलिस्ट इन्फ्लुएंस की बात करता है, ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी की बात करता है। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे आगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, विच आइडियोलॉजी इज सेड टू हैव ब्रॉट द फंडामेंटल चेंज इन द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म। लेकिन ये भी आपको देखो तो स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, पेज नंबर 566-67 में दिया हुआ है। तुम यहां पर देखो यूटिलिटेरियन अप्रोच के बारे में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन को डीप जा रहा है, फिर से रिपीट करेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, रटाफिकेशन अब काम नहीं करेगा। तो चीजों को अंडरस्टैंड करके पढ़ना मेरे भाई। आज हम टेलीग्राम ग्रुप में जो डाले हैं, तुम देख लो कि कितना कितना सीट है। डीवाईएसपी का दुनिया भर का सीट है, एसडीएम का 100 सीट है, एमईओ का सीट है, लूट के रख लोगे, तुमको पता ही है। फिर जीएसटी का दुनिया भर का सीट है। एमईओ और सब रजिस्ट्रार आ जाता है तो तुम लोग का एकदम मजा हो जाता है कि है ना, लूट लेंगे पूरा जिला को। एमईओ बन गए मतलब नगर पालिका को डकैती कर देंगे। सब रजिस्ट्रार बन गए मतलब बैठे बैठे एकदम जो है ना, जमीन इधर का उधर चल रहा है, एकदम लूट लेना है पूरा बिहार को, है ना भाई। बताइए, एसडीएम डीएसपी छोड़ के भरता है एमईओ और सब रजिस्ट्रार, आप देखिएगा मॉक इंटरव्यू में, और उसको जस्टिफाई करेगा कि सर हमारे गांव में हमारा जमीन का विवाद हो गया था, हमारे बाबा का और दादा का, इसीलिए हमने उसी समय डिसाइड कर लिया कि हम लैंड रिकॉर्ड को ठीक करेंगे। रे भाई वाह, है किसको तुम सिखा रहा है? बोलो कि पूरा डकैती करने के लिए ये हम पद ले रहे हैं, एमईओ और सब रजिस्ट्रार का, एसडीएम और डीएसपी से नीचे रख रहे हैं। किसको उल्लू बनाता है? अभी एक लड़की आई थी देने, वो ऑलरेडी अच्छे लेवल 9 पर थी, पर वो मॉक इंटरव्यू में बोलती है कि हम 1 नंबर पे सब रजिस्ट्रार। तो इंटरव्यूअर उनसे पूछा कि क्यों, त्रिपुरारी सर उसे पूछे क्यों रखी हो सब रजिस्ट्रार? तो मेरे नाना का जमीन का विवाद हो गया था तो हमको इन्फ्लुएंस कर दिया। मतलब तुम किसको, मतलब क्या कहा जाए, जियो रे शेर, वी आर प्राउड ऑफ यू पीपल। बहुत सुंदर। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, द बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस पास्ट रेजोल्यूशन सपोर्टिंग द गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन। इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा 28 अगस्त 1920। बेसिकली क्या होता है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का एक बैठक होता है भागलपुर में, और सीरी बाबू जो है इसका नेतृत्व पूरा ओवरऑल कर रहे होते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। उस तरफ के एरिया में अनुग्रह बाबू वगैरह सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन तुम देखो डेट से तुमको मुक्ति नहीं दे रहा है, और जो डेट है दूर दूर डेट नहीं है, 1920 का ही डेट दिया हुआ है मेरे भाई। जब 1920 का ही डेट दिया हुआ है तो बड़ा क्वेश्चन कठिन बन जाता है कि
है ना, ये दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट। तो तुम देखो कि जो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री है इसको भी डीप पूछ रहा है, मुख्य रूप से रिसर्च पेपर वगैरह से पूछ रहा है। तो रिसर्च पेपर वगैरह अब जो भी आपको मास्टर पढ़ाएगा, अब जैसे हम तो पढ़ाते हैं खुद ही बिहार स्पेशल, तो ये सब लोड मास्टर पर ज्यादा बढ़ गया है ना। तो डीप क्वेश्चन है ना, ये इजी क्वेश्चन हम इसको नहीं काउंट करेंगे। अब तुम बोलोगे सर हम रट लेंगे, जनरल किताब में दिया ही नहीं होगा कि तुम रट लोगे। ये JSTOR का एक पेपर है, पटना यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर पब्लिश किया है, वहां से लिया गया है क्वेश्चन को, है ना। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, द प्रिंस ऑफ द वेल्स विजिट टू द पटना वाज बॉयकॉटेड बाय द पीपल ऑन। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे मेरे भाई हो जाएगा। तुम देखोगे कि भाई वो इतना तो हमको पता है कि नवंबर में आया था वो भारत, और जो प्रिंस ऑफ वेल्स है इसी के नाम पर PMCH का नाम था पहले। PMCH का अभी ना नाम करके बदल गया है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसमें प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नाम था। डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, मॉडर्न हिस्ट्री का है। अब तुमको देखो, कुछ लोग बोलेगा कि सर स्पेक्ट्रम में तो दिया हुआ है, हाँ भाई स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, लेकिन कहाँ एग्जैक्टली दिया हुआ है। नवंबर 1921 में वो भारत पहुंचता है और उसका विरोध होता है। अब हमको कैसे पता चलेगा, ऑप्शंस भी तुम देखो इतना क्लोज दिया हुआ है। तो ठीक है, नवंबर में भारत पहुंचा है तो दिसंबर में गया होगा बिहार, लेकिन ये डीप क्वेश्चन है कि नहीं है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो BPSC है अब डीपर क्वेश्चन पूछ रहा है, डीप क्वेश्चंस है, फैक्चुअल प्लस डीपर क्वेश्चन है। तो हम लोग को थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा अगर SDM और DSP हैं, DSP की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब लेवल बढ़ते चला जा रहा है। तो यहां पर फिर से याद रखना कि पॉलिटी में NCERT इज नॉट सफिशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री में NCERT इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। दिस हैज पॉलिटी में दिस हैज टू बी टॉप विद द Lakshmikant, this has to be topped with the spectrum, this has to be super topped with the previous year questions, this has to be super topped by the previous year questions, है ना। तो previous year question तुम किसी का ले सकते हो। अगर BCW का पसंद है तो हम लोग का लोगे तो मैग्रो हिल छापता है, और उसमें BPSC जितना एग्जाम का क्वेश्चन हुआ है, जो भी BPSC AEDO मानते हैं, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर, जुडिशियरी, ASO, सैनिटरी मैनेजमेंट, हेड मास्टर वगैरह का जितना BPSC एग्जाम कंडक्ट किया है उसका क्वेश्चन डाले हैं। तो क्या वही सबसे अच्छा किताब है? बिल्कुल भी नहीं। जिसका मन है उसका तुम लेना, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लेना। हम लोग का मन होगा तो हम लोग का लेना, अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। लेकिन ये मेक श्योर करना कि वो केवल CCE का पेपर को नहीं कवर कर रहा होगा। अगर केवल CCE मतलब जो BPSC एग्जाम कंडक्ट करता है सिविल सर्विसेज, केवल अगर उसका पेपर ले का अगर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो तुम वो किताब मत लेना। ऐसा लेना जो BPSC के सारे एग्जाम को कवर कर रहा हो, उसी को लेना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब तुम देखो, तुमसे एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन वो पूछता है। अब तुमको पता होना चाहिए कि भाई आर्य समाज कब बनता है, फिर तुमको अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मद्रास सभा के बारे में पता होना चाहिए, फिर तुमको सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, रामकृष्ण मिशन के वाले के बारे में पता होना चाहिए, धर्म सभा के बारे में पता होना चाहिए, अभिनव भारत के बारे में पता होना चाहिए, अनुशीलन समिति के बारे में पता होना चाहिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए, गदर एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन हैं और उसके जो लीडर्स हैं, प्रणेता हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। याद रखना कि BPSC अब असर्शन एंड रीजनिंग करके क्वेश्चन पूछेगा। वो मैच द फॉलोइंग जो कूट वाला क्वेश्चन होता है वो पूछना स्टार्ट कर चुका है। जो क्वेश्चन अब टफर साइड में जा रहे हैं, वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग खोजता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम उन क्वेश्चन के लिए रेडी होना चाहिए। अभी सेकेंड हाफ में ये सब सारा चीज डिस्कस करते हैं, बस एक बार ओवरऑल हमको मैप कर लेने दो। तो ये क्वेश्चन जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन सोसाइटी, ये सब तुमको पता होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है ना। जैसे तुम देखो स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में, तो तुमको पता होना चाहिए। अब जैसे देखो, ये पूछता ही तुमसे है कि वेभल प्लान कब आया, है ना, राजाजी प्लान कब आया, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, है ना, तुमसे डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ, फिर रेड फोर्ट ट्रायल कब हुआ। तो ये सब सारे डेट को याद रखना, मतलब डेट इन द सेंस कि ईयर को याद रखना, क्योंकि इनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए वो पूछता है। तो ये तुमको डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, पर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि BPSC का वो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि वो क्रोनोलॉजी में आपसे लगवाता है। तो हमको पता होना चाहिए, इसीलिए बाबू हम बोल रहे हैं कि बिपिन चंद्रा जब किताब पढ़ोगे तो वो तुमको फ्लो दे देगा। जब फ्लो तुमको दे देगा तो तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो तुमको याद करने में सहूलियत होगा, क्योंकि वो एक प्रवाह दे देगा, फ्लो दे देगा। तो एक इंपॉर्टेंट थीम है जिससे BPSC क्रोनोलॉजी में अरेंज करके आपसे कहता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छे से मैप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो देखिए ये आपको दिया हुआ था, ठीक है, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, मतलब ये नॉर्मल बच्चा को पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर अच्छा तैयारी नहीं कर रहे हो। फिर तुम देखो स्टेटमेंट वाइज वो क्वेश्चन तुमसे पूछता है।
तो अब भूल जाओ कि फुसेंट उसेंट पढ़ लेंगे और मेरा काम चल जाएगा। अच्छा, अब तो दरोगा में भी उससे काम नहीं चल रहा है ना। तो आई एम नॉट गिविंग यू, आई इफ यू आर थिंकिंग लाइक फुसेंट हो जाएगा तो यू आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज माय फ्रेंड। बस सिंपल सी बात है। अब ये सब सारा क्वेश्चन भी डिस्कस हम लोग करेंगे। देखो अभी बोल रहे थे ना ए एंड आर पूछ दिया। अब जैसे उसका बीपीएससी का इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन वो आपसे पूछता ही है। उसको पसंद है कि आप हमको बताइए कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी क्या है। उसको इंटरेस्ट आता है एओ ह्यूम क्या है, डफरिन वाला क्या हुआ, हर्बर्ट रिजली वाला क्या होता है। तो उसको मजा आता है इस पर क्वेश्चन पूछने में कि कांग्रेस का कैसे फॉर्मेशन होता है, पहला मुसलमान अध्यक्ष कौन, पहला नॉन इंडियन अध्यक्ष कौन, पहला महिला अध्यक्ष कौन। तो ये सब पता होना चाहिए क्योंकि असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन वो पूछना स्टार्ट कर चुका है। और अगर हम और आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत होगा। तो कहीं भी टेस्ट सीरीज बाबू जरूर लगाइएगा। जब टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा तो ऐसा टेस्ट सीरीज कभी मत लगाइएगा जो इजी इजी क्वेश्चन दे रहा होगा और आपके ईगो को पूरा बूस्ट कर रहा होगा। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हूं। आप टेस्ट सीरीज इजी इजी क्वेश्चन के लिए थोड़ी दे रहे हैं। ऐसा जगह आप दीजिए जहां पर ए एंड आर का भी क्वेश्चन हो, जहां पर टफर साइड का क्वेश्चन आ रहा हो, है ना। क्योंकि इजी क्वेश्चन वन लाइनर बना के क्या करोगे, क्योंकि वन लाइनर तो बहुत कम पूछ रहा है ना, और नहीं पूछना चाहिए, है ना। अगर डीएसपी और एसडीएम बना रहा है तो आपसे तो अच्छा पूछना ही चाहिए। तो देखो सेफ्टी वाल्व थ्योरी वगैरह के बारे में पूछा है, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बस मैप कर लेने दो एक बार, ठीक है। अब जैसे देखो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में वो क्वेश्चन तुमसे पूछता ही पूछता है। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में इन इंडिया और बिहार तुमको नहीं पता है तो अच्छा से नहीं पढ़े हो। तुमको पता होना चाहिए कि पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लॉन्च किया जाता है, और जो पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है तो लॉन्गेस्ट पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट कहां बनता है। तुमको चित्तू पांडे के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तुमको सतीश सावंत के बारे में पता होना चाहिए, तामलुक में कौन बना रहा है ये सब तुमको पता होना चाहिए। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बिहार में आजाद दस्ता का निर्माण होना चाहिए बकरी के टापू पर, तो तुमको पता होना चाहिए। ध्रुव दल कहाँ बन रहा है बिहार में पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं पता है ना, तो फिर तो अच्छे से तुम तैयारी नहीं कर रहे हो। तो तुम देखो सारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पूछ ही दिया, बलिया इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तामलुक इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल इन सतारा स्टेट द पैरेलल गवर्नमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट थीम है पैरेलल गवर्नमेंट का, है ना। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आज का उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस और आज का उत्तर प्रदेश और बिहार, रेल लाइन की पटरियां उखाड़ी गई, है ना, और संचार सेवा बाधित किए गए। इसमें अरुणा आसफ अली के बारे में तुमको पता होना चाहिए, उषा मेहता का कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। ये सब चीज नहीं पता रहेगा तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। इसी समय गांधी जी कहते हैं, ओ ब्रिटिश क्विट इंडिया, यू हैव बीन हियर सफिशिएंटली फॉर द लॉन्ग टाइम, नाउ टाइम हैज कम व्हेन यू विल हैव टू क्विट, है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि सेक्रेटेरिएट गोलीकांड कैसे होता है ना। ये सब सारा चीज तुमको ईस्ट सेक्रेटेरिएट गोलीकांड कैसे होता है, ये सब सारा चीज तुमको बिहार में भी पता होना चाहिए, ठीक है। हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, तो ये तुमको पता होना चाहिए। ब्रह्मो समाज क्या होता है, आत्मीय समाज क्या होता है, ये सब सारा, मद्रास महाजन सभा वगैरह क्या होता है, ये सब चीज तुमको पता होना चाहिए। अब हम लोग अभी जो वीडियो अभी सेकंड हाफ चलेगा अभी वीडियो में, अभी इसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। और हमको कमेंट करके बताना कि थीम वाला तुम लोग को चाहिए कि नहीं, और दो क्वेश्चन तुमको दिए हैं उसके बारे में तुम बताना कि उसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके, है ना। और कमेंट करके ये भी बताओ कि और भी सब्जेक्ट जैसे बिहार स्पेशल है, ज्योग्राफी है, इनका भी मैपिंग तुमको चाहिए क्या। अगर तुम लोग को चाहिए तो हम लोग मैपिंग करने के लिए तैयार हैं, और जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वहां पर एक एक पीडीएफ बनाकर हम लोग डालने के लिए तैयार हैं थीम वाइज, है ना। आज के लिए इजाजत दीजिए, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित। हेलो एवरीवन, हम लोग जो एसू का मेंस का जो पेपर डिस्कशन कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज, कि पेपर देख रहे थे कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है और वो कहाँ से पूछा जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे थे, सोर्स को ट्रेस कर रहे थे कि क्या वो एनसीईआरटी से है, कोई टेक्स्ट बुक से है। तो उसी कड़ी में हम लोग जो है आज पॉलिटी का देखेंगे और साथ में जो है वो हिस्ट्री का भी देखेंगे। पॉलिटी और हिस्ट्री का आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हिस्ट्री से है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा है इसमें, और बहुत ज़्यादा सवाल नहीं, आई थिंक 12-13 ही सवाल पूछा गया है। और पॉलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है कि बीपीएस जो अभी 2-3 सालों में जो भी पेपर हो रहा है उसमें पॉलिटी के सवाल बहुत ही क्वालिटी का सवाल दे रहा है। आप सीधा सीधा रट लेंगे उससे नहीं बनेगा, वो उसका अगर कोई टॉपिक है उस टॉपिक से वो डिराइव करके सवाल आपसे पूछ दे रहा है, सीधा लाइन नहीं पूछ रहा है। तो क्या वो कहां से पढ़ेंगे, तो आप यहां देख रहे हो कि एक एनसीईआरटी लिखा हुआ है और साथ में यहाँ एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, जो एक टेक्स्ट बुक है किस चीज की, पॉलिटी की, राज व्यवस्था की, जो मैग्रो हिल से आती है उसकी। तो इसलिए हम बता रहे कि कुछ टॉपिक मान ले जाए कि आपको जो 50 to 60% जो
कॉन्सेप्चुअल चीज है वो तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बट कुछ ऐसे चीज होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर भी पूछ लिया जाता है। ऑब्वियसली कुछ ऐसा चीज है जो सिर्फ एनसीईआरटी में ही मेंशन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी और साथ में जो टेक्स्ट बुक है उसको इकट्ठा करके सोर्स ट्रेसिंग करेंगे और ये मानेंगे, ये देखना चाहेंगे जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो करना चाह रहे हैं क्या वो इनफ है या नहीं। ठीक है, वो इनफ है या नहीं तो वो देखेंगे। तो हम पॉलिटी के सवाल देखेंगे और पॉलिटी में सबसे पहला सवाल जो है आप लोगों के लिए रोहित सर ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया होगा, आर्टिकल 244 होगा इसका। तो हम अगला सवाल पे चलेंगे और अगले सवाल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एसिमेट्री इन इंडियन फेडरलिज्म। सबसे पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि संघवाद क्या है, भारत का संघवाद क्या है। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, जो स्टेट्स को मिला के एक सेंटर बनाया जाता है जिसमें स्टेट जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है किससे, सेंटर से, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, संघवाद। उसमें विषमता की बात की जा रही है और उसका उदाहरण पूछ रहा है। अगर हम बात करेंगे विषमता की, सिमेट्री की, एसिमेट्री की, तो सिमेट्री का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब कि अगर कोई हम सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्किल को हम बीच से काटेंगे, अगर वो बीच से एकदम बीचों बीच है तो दोनों एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। देन उस केस में हम क्या कहेंगे कि सिंगल पार्ट इज सिमेट्रिकल टू द अनदर पार्ट। बट एसिमेट्री का होगा जब हम उसको कहीं से भी काट देंगे तो वो दोनों बराबर नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विषमता है, एसिमेट्री है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे हमारा भारत का मैप इस तरीके से, तो हम अपने मैप में क्या देखेंगे कि जो स्टेट्स हैं वो अपने साइज, पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बिहार की बात करेंगे, दिखेगा छोटा सा लेकिन पॉपुलेशन इतना ज्यादा भर के है ना कि बाकी ये राज्य से अलग ही हो जाता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे देखेंगे गुजरात है, यहाँ पे देखेंगे कि राजस्थान हो जाएगा, हरियाणा, दिल्ली, ये सब है ना। यहाँ पे देखेंगे कि महाराष्ट्र, गोवा, ये सब आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे क्या कि कोई लंबा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई रेक्टेंगुलर है, तो वो क्या दिखा रहा है, सिमेट्री दिखा रहा है कि साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है। उसी की बात की जा रही है और उसी की बात हम करेंगे। इसका सोर्स की अगर बात करेंगे तो हम एनसीईआरटी में देखेंगे कि स्पेशल प्रोविजन लिखा हुआ है पेज नंबर 184 से 232 के बीच में कि स्पेशल प्रोविजन किस चीज पे दिया जा रहा है। स्पेशल प्रोविजन जो है वो दिया जा रहा है, क्या बोल रहा है कि लेजिस्लेट दैट साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट बीइंग डिफरेंट सो एन असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड इन द राज्यसभा। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इस तरह की डिराइव्ड सवाल को बना पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं बनेगा सीधा सीधा सवाल। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये दिया हुआ है और वही उसी का मतलब यही होता है। तो हम सवाल पे आते हैं। पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट इन राज्यसभा, कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की प्रतिनिधित्व। ऑब्वियसली इट्स ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एसिमेट्री। क्या आपको पता है अभी बहुत ही हाल का न्यूज है कि हमारे जो बिहार के जो सीएम है, सीएम साहब नीतीश जी, उनको दिल कर रहा है कि अब हम सीएम ना रह के हम राज्यसभा को देखें। लोकसभा को तो देख चुके हैं, रेलवे मिनिस्ट्री रह चुके हैं, लेकिन अब उनको दिल कर रहा है कि हम राज्यसभा देखें। और राज्यसभा में जाके तो बोला गया कि अरे भाई राज्यसभा आप टीवी पे देख लीजिए, जो सांसद टीवी आती है उस पर देख लीजिए उसका प्रोसीडिंग वगैरह। नहीं, हमको ना वहीं देखना है, हम बैठ के देखेंगे। तो अब इस तरह का ख्वाब है। तो देखेंगे कि हर एक स्टेट का ना अपना अपना राज्यसभा का सीट्स होता है ना। तो उसी तरीके से बिहार का है और वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसका एक फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन वगैरह से मिला के। तो उसी तरीके से तो बहुत अभी क्लासिक एग्जांपल है हमारे स्टेट का कि हमारे सीएम साहब को राज्यसभा जाना है और वो देखेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट वो क्या है कि सिमेट्री का ही है। आपको कमेंट करके क्या बताना है कि बिहार स्टेट का राज्यसभा का कितना सीट जो है वो है, आप कमेंट करके बताएंगे। अभी नीतीश जी जा रहे हैं, कौन रिप्लेस करते हैं देखा जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं कि प्रोविजन विथ रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज अंडर 5th and 6th शेड्यूल। 5th and 6th शेड्यूल में बात की जाती है कौन से, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जहां शेड्यूल्ड एरियाज हैं जिसको संरक्षित रखा जा रहा है। उसके लिए भी लिखा हुआ है बहुत अच्छे से कि The most of the special provision pertain to the northeastern states, Assam, Nagaland, Arunachal, Mizoram, etc. Due to their क्या है ये existable tribal population with a distinct history and culture। इसके लिए भी हालांकि कुछ जो हिली स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल हो गया, ये सब को भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अब तीसरा लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग की, नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग क्या है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जो नहीं, इट्स क्या, इट्स ए थिंक टैंक, इट्स ए थिंक टैंक। और थिंक टैंक में क्या, उसको फेडरलिज्म से क्या लेना देना, उसको एसिमेट्री से क्या लेना देना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चौथा क्या है कि प्रोविजन फॉर यूनियन टेरिटरीज एज फेडरल स्टेट। ऑब्वियसली कोई अगर यूटी है तो वो भी डिपेंड करेगा कि दिल्ली को क्या मिल रहा है, कश्मीर को क्या मिल रहा है, लद्दाख को क्या मिल रहा है, तो वो क्या है, एसिमेट्री है। तो ये भी सही हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी,
ऑप्शन 1, 2 एंड 4। द थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, नीति आयोग। आपको क्या बताना है कि नीति आयोग जो बॉडी है उसको पहले क्या कहा जाता था, नीति आयोग वो कब बना, और नीति आयोग के अभी ये चेयरमैन कौन है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल पे चलेंगे, ये देखिए इसमें भी है। और अगर हम बात करेंगे कि यहां भी लिखा हुआ है पेज नंबर 232 पे, एनसीईआरटी पॉलिटी 11th है ना, 11th का जो पॉलिटी है उसको पढ़ेंगे। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 11th की पॉलिटी आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का जो पॉलिटी से सवाल पूछने का तरीका है वो एकदम अलग हो चुका है ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट जहां मिलेगा हम फटाफट क्या करेंगे कि इस तरीके से मार्क कर लेंगे कि नॉट है, कि नहीं पूछा जा रहा है, हमको ये गलती नहीं करनी है। ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इनलिस्टेड अंडर पार्ट 4A ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान के भाग पार्ट 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों का। अब मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, ये बहुत ही आसान सवाल और फैक्चुअल सवाल बनता है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी कोई भी एनसीईआरटी की बुक को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पन्ने पे जाएंगे तो प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन ही होता है। ये बहुत आसान सवाल है कि साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करने कहता है, हाँ। टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, नहीं। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जी हाँ। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज आवर कंपोजिट कल्चर, हाँ। तो क्या वो ये नहीं है, ये क्या है, ये गलत है, ये आपका क्या है, पर्सनल ड्यूटी है। ये आप खुद से सफाई करेंगे, अपना सराउंडिंग को साफ रखेंगे। आपका मन करा नहाइए, मन करा नहीं नहाइए, आपका मन करा घर साफ करिए नहीं करिए, आपको मन करा टॉयलेट में दिन भर बैठे रहे वहीं बैठे रहे, आपको मन करा बेडरूम में बैठना वहां बैठिए, लेकिन ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है ना। अंडर पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको यहां भी मेंशन मिलेगा। चैप्टर 10 में आपको एक ही जगह सारा मेंशन है, और एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और एनसीईआरटी के हर एक पन्ने पे देखेंगे इस बुक के शुरुआत में ही ये लिखा होता है ना। आर्टिकल 51A ये भी ध्यान रखेंगे, ये सब जो है। आगे चलेंगे, ये आसान सवाल था। अगला सवाल क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हैबियस कॉर्पस। अब जो पॉलिटी नहीं पढ़े होंगे कभी, उनको समझ ही में नहीं आएगा कि हैबियस कॉर्पस है क्या, एकदम नया शब्द इस तरीके का, लैटिन वाला सब। तो हैबियस कॉर्पस जो है एक रिट होता है। अब बोलेंगे रिट क्या होता है, रिट ना कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, कड़ी शासन कि ये करना है, कंपलसरी है, उसी को ना एक टेक्निकल भाषा में रिट कहते हैं। और ये सिर्फ कौन देगा, ये कोर्ट्स देगी। कोर्ट में अगर बात करें कौन कौन आएगा, सबसे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो, ये ही तीनों रिट देगी। तो लोअर कोर्ट क्या नीचे देगी, नहीं। लोअर कोर्ट बाकी दे सकती है, हाँ, लोगों पे, लेकिन इसमें इसी तरीके से 5 रिट दिया गया है। और 5 रिट जो है वो आप देखेंगे कि ये आपको पॉलिटी का जो बुक है उसमें भी मेंशन मिलेगा, और जो लक्ष्मीकांत की बुक है, और हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि वी हैव 5 रिट्स, जो स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं उसी को जो कोर्ट इशू करता है, आदेश दिया कोर्ट, उसी को हम रिट कहते हैं। तो पहला रिट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि यू हैव ए बॉडी, आपके पास एक शरीर है, फिजिकल शरीर है ना। मान लिया जाए कोई आदमी को, आपको पुलिस आई उठा के ले गई, है ना, जैसे रोहित सर को उसमें रात में आई पुलिस और काली स्कॉर्पियो में ले गई, तो अगले दिन जब कोर्ट में था तो ऐसा नहीं पुलिस बोलेगी कि हम रखे हुए हैं और उनके बिहाफ में हम आए हैं और हम आपको समझा दे रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे किए थे, वो नहीं। उनके बॉडी को साथ में कोर्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कोर्ट ये आदेश देगी, वही होती है हैबियस कॉर्पस। कि अगर आप पकड़ के जिसको भी लेके गए हैं XYZ पर्सन को, तो आप लेके आएंगे, ऐसा नहीं कि हम वहां रखे हुए सेफ जगह पे, है ना। दैट इज हैबियस कॉर्पस, इट मींस यू हैव ए बॉडी। किसी भी आदमी को डिटेन किए हैं या वो जेल में है, इसलिए आप देखेंगे कि जो भी कैदी होता है वो जेल में होता है, लेकिन जब कोर्ट का हियरिंग होता है तो उसको साथ में कोर्ट में ले जाना पड़ता है। इट माइट बी रिस्की, बट यस, ये आदेश है, ये हैबियस कॉर्पस है कि आपको शरीर को फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। दैट इज हैबियस कॉर्पस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट रिट इज मैंडमस। मैंडमस का मतलब क्या होता है कि कोई भी कोर्ट में अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, और उसको जब ये पता चलता है ना कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, या तो वो करप्शन कर रहा है, या तो अपने पावर से जाके आगे कोई काम कर दे रहा है, या अपने एरिया से बाहर जाके काम कर दे रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर के लिए वो रिट आदेश जारी करेगी। ठीक है, द रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयरबाय इन्फ्रिजिंग ऑन राइट ऑफ इंडिविजुअल। वो जो इंडिविजुअल होगा उसका राइट्स भी क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तीसरा जो है प्रोहिबिशन, आपको नाम से ही लग रहा होगा किसी को रोका जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है। प्रोहिबिशन क्या है, इसमें क्या है कि कोई भी हायर कोर्ट, आपको पता है हमारे यहाँ कोर्ट का एक पिरामिड है, नीचे क्या होता है लोअर कोर्ट, फिर
हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके का पिरामिड है, और सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है और सिंगल होगा। तो उसी तरीके से जो भी हायर कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट को ये आदेश दे देगी, प्रोहिबिशन वाला रिट जारी करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट तो कर देगी हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट तो कर देगी किसको, लोअर कोर्ट को। लोअर कोर्ट के नीचे कोई कोर्ट ही नहीं है तो वो कर पाएगी नहीं। तो यहां से एक सवाल ये भी बनता है कि अगर आपसे ये पूछेगा कौन सा रिट लोअर कोर्ट नहीं जारी कर सकता है, तो दैट इज प्रोहिबिशन। तो दिस रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करेगी या तो हाई कोर्ट करेगी। जब कोई लोअर कोर्ट कंसीडर करेगी कि वो अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके काम कर दे रहा है, मान लिया जाए कि आप एक जज हैं लोअर कोर्ट में और आपका पावर है ही नहीं कि हम दूसरे स्टेट के बारे में सुना दे कोई ऐसा कि हाँ केरला में आज से लोग सिर्फ चावल ही खाएंगे, और वो कहां का कोर्ट कर रहा है, बिहार शरीफ की लोअर कोर्ट आदेश जारी कर दिया कि केरला में कल से लोग सिर्फ चावल ही खाएंगे। पता चला हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट रिट जारी कर दिया कि बिहार शरीफ वाले जज साहब जरा पहुंचिए भाई, कहां आना है, बोला कि आइए कोर्ट आइए। क्यों, तो आप केरला का कैसे कर दिए भाई, आपका तो बिहार में नालंदा का ही करना है ना, जो एरिया है उसी का करेंगे ना, कि बाहर केरला का कर देंगे, कल हम यूएस का कर देंगे कि ट्रम्प साहब अब कुछ नहीं बोलेंगे ना तो कोई ट्वीट करेंगे, है ना। तो ये सब नहीं करेंगे। तो वही जो ये जो प्रोहिबिशन, जब अपने बियॉन्ड में जाके, जब अपने राइट्स के बियॉन्ड जाके जो काम किया जाता है, उसमें अगर बाहर जाके काम कर दिए तो जो आपका अपर कोर्ट है ना, वो आप पे एक रिट जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं, उस रिट को हम कहते हैं प्रोहिबिशन। अगला है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या है कि इफ अ कोर्ट फाइंड्स अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस, बट कि उसको पता है कि आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, कि मान लीजिए आप कोई सचिव हैं, बट नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, it issues the writ to quo warranto and restricts that person acting as an office holder। मान लिया जाए आप कोई पोजीशन पे हैं और आपको उस पोजीशन से हटा दिया गया है और आप इलीगली जबरदस्ती कि हम यही रहेंगे, हम हटेंगे ही नहीं, तो ये क्या करेगी, पर्सन पे क्वे वारंटो, कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तीनों कोर्ट आप पे क्वे वारंटो लगा सकती है। ये समझ गए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव सर्सरी। सर्सरी में क्या है कि जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर। जैसे मान लिया जाए कि बिहार शरीफ के कोर्ट में कोई एक ऐसा मर्डर हो जाता है, बहुत ही कोई फेमस नेता का या कोई ऐसा बच्ची का कुछ वैसा उल्टा सीधा काम हो जाता है और वो मीडिया में बहुत फैल जाता है, और वहाँ लगता है कि वहाँ कोर्ट में अगर कैदी को ले जाया जाएगा या सुनवाई किया जाएगा तो भीड़ टूट जाएगा और पब्लिक का बिलीव नहीं है वहाँ के कोर्ट पे, तो पटना हाई कोर्ट क्या करेगी, बोलेगी ये कोर्ट को हम, ये जो केस है उसको हम यहाँ सुन लेंगे। तो उसके बियॉन्ड में जाके जो उसका सुनने का है, लेकिन उसके बाद भी बोलेगा अब रहने दीजिए हम सुन लेंगे, बड़ा वाला। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश कर सकती है हाई कोर्ट की, अगर कोई केस है, अगर सब बहुत फेमस केस है तो उसको भी बोलेगी कि आप आ जाइए हम सुप्रीम कोर्ट में सुन लेंगे, उसको बोलेंगे सर्सरी। तो ये 5 जो आदेश है ना, स्पेशल ऑर्डर्स, उसी को हम रिट्स बोलते हैं। और 5 रिट्स है कौन कौन सा, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वे वारंटो एंड सर्सरी, उसी के बारे में बात की जा रही है। और ये कहां मेंशन किया हुआ है भाई, ये हम तो इतना आपको सब बता दें, लेकिन मेंशन क्या हुआ है, ये मेंशन है आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में। और जुडिशरी राइट्स में भी देखेंगे कि आर्टिकल 2 to 6 में भी, कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है रिट जारी करने का, है ना, कि फर्स्ट इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट्स of habeas corpus, mandamus, etc. in Article 32, and the High Courts also have the power to issue such writs in Article 2 to 6. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये हम देखेंगे। The question it is asking, the writ of habeas corpus is mentioned in Article 32 and 2 to 6. Yes. The primary objective of the writ is to secure the release of the person found to be detained illegally. Yes. So इसका 1 and 2 दोनों सही हो जाएगा, और ये आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा और ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, 11th की एनसीईआरटी में, है ना। आगे चलेंगे। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोले क्या होता है ये ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया? जब देश आजाद हुआ हमारा तो हमारे पास कोई कानून नहीं था। आपका घर है या आपका कोई एक ऑफिस है, वहाँ एक कानून होता है कि आपको 10 बजे आना है, 7 बजे चले जाना है, पंचिंग करना है, आपको फॉर्मल्स में आना है। तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये रूल्स है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरीके से हमारा देश इतना बड़ा फैला हुआ था, तो शुरू में तो हम किसी दूसरे का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमको अपना रूल रेगुलेशन का चाहिए था, कि हमको अपना राइट चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, अपना कर्तव्य चाहिए, अपना एक लेजिस्लेचर चाहिए, अपना एक जुडिशरी सिस्टम चाहिए। उसी के लिए बनाया गया। तो बोला कि भाई कौन बनाएगा? तो जैसे हर तरीके से होता है कि कौन बनाएगा, तो 4 लोग हाथ खड़ा करके हम बनाएंगे। तो बोला कमेटी बनाओ, तो बोला कौन सा कमेटी? उसी कमेटी का नाम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो उसमें 7 लोग बनते हैं। तो 7 लोगों ने बोला कि लीड कौन करेगा? तो बस सबसे आगे भीमराव अम्बेडकर बोले हम करेंगे। बोले काहे? बोले हम काबिल हैं। तो बोले काबिल हैं तो बनिए। तो
7 लोग की टीम बनाई गई थी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। उनका काम क्या था कि पूरे दुनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखेंगे और उसको पढ़ेंगे और जो अच्छी चीजें हैं उसको अपने देश में लाएंगे। तो जो हेड बने थे वो भीमराव अंबेडकर साहब बने थे और बाकी जो 6 लोग रहे वो उनके साथ थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो भीमराव अंबेडकर, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अय्यर, है ना, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदातुल्ला, यहां तक तो ठीक था। उसके बाद एक दो बुजुर्ग आदमी थे, बोले हम हूं बनेंगे, है ना। एक तो ऐसे थे जो आधे में मर गए, वो कौन थे, वो थे टीटी कृष्ण, ये वो रिप्लेस किए किसको, डीपी खैतान साहब को। शुरू में डीपी खैतान साहब आए और 1948 में इनकी देहांत हो जाती है। उसके बाद आते हैं टीटी कृष्णमाचारी और उसके पहले एक बीएल मित्तर होते हैं, उनको भी कोई बुढ़ारा ये बुजुर्ग में थे तो उनको तबीयत खराब हो गई, उसके जगह पे माधव राव आते हैं। तो कौन नहीं है, तो ये आप देखेंगे इसमें कहा गया इस ऑप्शन में कि एस एम सदुल्लाह जो है, सॉरी एस एम सदुल्लाह तो था ही, दामोदर स्वरूप सेठ जो है वो नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। दामोदर स्वरूप सेठ की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश से थे, है ना, उत्तर प्रदेश से थे। ही वॉज वन ऑफ द 40 प्रिजनर्स ड्यूरिंग इन काकोरी, काकोरी हत्याकांड हुआ था उसमें 40 में एक ये भी थे, इसलिए फेमस थे। बाद में ये कांग्रेस पार्टी से यूपी में ऐसे चुनाव भी लड़ते हैं। और दामोदर स्वरूप सेठ जो है वो इसलिए यहाँ सवाल में पूछा गया है कि 3 में एक दामोदर सेठ को क्यों रखा गया, जवाहरलाल नेहरू को क्यों नहीं डाल दिया गया ऑप्शन में, महात्मा गांधी को क्यों नहीं डाल दिया गया, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट पे ये कुछ इशू के लिए हर बार इंटरवीन करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इसीलिए ये दिया गया कि लोगों को लगेगा कि ये भी थे, बट ही वाज नॉट इन द ड्राफ्टिंग कमिटी। ऑलराइट, कि पूछा रहा है कि विच इज फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट, सत्य है, ट्रू अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे कौन सा सत्य है। पूछा जा रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे तो ये क्या है कि इन्वेस्टिगेशन बॉडी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, इसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है ही नहीं। तो ये करती क्या है, इन्वेस्टिगेशन जो हो गया तो क्या वो सही है या गलत है उसको चेक करना है। पहले ये बनाया गया था कब, ये बनाया गया था 1921 में, सॉरी 1964 में, 1964 में इसको बनाया गया था। और उस समय इसलिए बनाया गया था ताकि जो करप्शन वगैरह हो रहा था सेंटर में, और किनके रिकमेंडेशन पे, संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी, सही बात है। ये अगला में बोल रहा है कि इट गॉट अ स्टैट्यूटरी स्टेटस, नहीं भाई 1964 में नहीं, इनको शायद 2003 में मिला है। और इट कॉन्स्टिट्यूट चीफ विजिलेंस कमिश्नर एंड 3 नहीं, ये 2 होता है ना। आगे हम देखते हैं कि कहाँ ये लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि एम लक्ष्मीकांत के पेज चैप्टर 64 में एक पूरा चैप्टर ही है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे, और इसका काम क्या होता है वो देखेंगे कि एक मेन एजेंसी है जो क्या प्रिवेंट करती है करप्शन पे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1964 बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से किया गया था, इसलिए इट्स नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको कब दिया गया, ये सीबीसी एक्ट 2003 के हिसाब से इसको फिर से किया गया कि आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, आपको कोई इंटरवीन नहीं करेगा, इसीलिए इसको एक्ट के थ्रू लाया गया। और कौन से, संथनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 to 64। अगर बात करेंगे कि एजेंसी जो है वो मेनली पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन पे काम करते 2004 पे। इसमें आप विसल ब्लोअर बन के भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलेगी कि बिहार के सीएम पे जांच की जाए तब ये करेगी, और अगर कोई स्टेट का लोकपाल भी कहेगा कि यहाँ आके चेक करिए, यहाँ आके जांच करिए, तब ये करेगी। लेकिन ये खुद से एक, इट्स नॉट ए इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी। ये सीबीआई वगैरह से इन्वेस्टिगेटिंग जो होती है उस पर काम करती है, खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती है ना, ठीक है, ये खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे, क्या पूछ रहा था कि इसमें क्या कितने होते हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, सही बात है, लेकिन 3 कमिश्नर नहीं होते, 2 कमिश्नर होते हैं। अगर बात करें अभी कौन कौन है, तो एक एएस राजीव है और दूसरा प्रवीण वशिष्ठ हैं, इसके 2 कमिश्नर। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात करेंगे, सीवीसी की बात करेंगे, तो वो कौन है ये आप बताएंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। सब कुछ कैसे हम बता दें, आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। आपको एक चीज और बताना है कि जो चीफ कमिश्नर होते हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, उसका टेन्यूर क्या होता है और इसको अपॉइंट कौन करता है, टेन्यूर क्या होता है और इसको अपॉइंट कौन करेगा, यू हैव टू टेल। तो इसमें तीसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, ओनली 1 जो है ये सही है। ये स्टैट्यूटरी स्टेटस है अभी, लेकिन वो 1964 में नहीं, वो 2003 में मिला था। 1964 में एग्जीक्यूटिव आदेश के पे ये बन गया था, संथनम कमेटी के आदेश पे, ठीक है। अगला सवाल पे हम चलेंगे, और अगला सवाल पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मनी बिल, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आप देखेंगे कि क्या होता है धन विधेयक।
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धन विधेयक हमारे हमारे जो आईन है उसमें कहाँ लिखा हुआ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहाँ लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में लिखा हुआ है। तो मनी बिल किस चीज पे बात करेगी भाई, काहे कहेंगे मनी बिल? तो मनी बिल जो है ना, अगर कोई भी फाइनेंशियल मैटर है, जैसे कोई टैक्सेशन की बात की जा रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, कहीं से लोन बोरोइंग की बात की जा रही है, तब उस बिल को हम कहेंगे मनी बिल। तो क्या हम खुद ही से कह देंगे कि मनी बिल है? नहीं, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा मेंबर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पहली बात। दूसरा कि हम खड़े हो गए, मान लीजिए हम एक एमपी हैं और वहां जाके बोले कि ये मनी बिल है, नहीं। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ स्पीकर अगर बोलेगा, स्पीकर का ठप्पा मुहर लगता है कि यस दिस इज अ मनी बिल, तब वो मनी बिल होगा। अदरवाइज आपके कह देने से कि इसमें टैक्सेशन की बात की जा रही है, इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, इसमें हम बोरोइंग की बात कर रहे हैं, उसके कहने पे नहीं होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जीएसटी का बिल जब लाया गया था उसको मनी बिल बना के पास कर दिया गया था। ठीक है, तो कुछ इधर उधर तो किया ही जाता है, बस ये ध्यान रखेंगे कि आपको कि स्पीकर के पास पावर होता है और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है कि एनी बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर इम्पोजिशन और एबॉलिशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी। एनी लोकल अथॉरिटी है ना, कि आपके गांव के मुखिया जी आए मुंह उठा के और मुखिया जी बोले कि मोदी जी ये मनी बिल है, तो माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, है ना। तो एनी लोकल अथॉरिटी, आपके एरिया का जो बार्ड है ना, बार्ड मेंबर जो है वो आके बोलेगा कि ये एक मनी बिल है, तो वो माना जाएगा? नहीं। और उसके बाद क्या बोल लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली क्वालिफाइज इट टू बी मनी बिल। ऑटोमेटिकली क्या होता है, खुद से कैसे? एआई नहीं ना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पे आपको मत होना चाहिए पब्लिक का, पब्लिक से चुने हुए लोगों का, तब ये होगा। तो ये नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया कि गलत है, लोकल अथॉरिटी कैसे कर देगी। दूसरा क्या पूछ रहा है कि इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट राज्यसभा, जहां हमारे नीतीश जी जाना चाह रहे हैं, है ना। तो राज्यसभा की बात की जाए, मेक सम रिकमेंडेशन ऑन मनी बिल, हाँ नीतीश जी कर सकते हैं, हाँ ठीक है। द हाउस ऑफ पीपल, जहां मोदी जी बैठते हैं, बनारस से चुन के गए हैं, जहां मोदी जी बैठते हैं, इज बाउंड टू एक्सेप्ट दोज रिकमेंडेशन। नीतीश जी को यही लगता है, ठग दिया गया कि आप जो बोलेगा हम मान लेंगे। लगता है वो पॉलिटिक्स ठीक से नहीं पढ़े हैं, लेकिन नीतीश जी को पता ही नहीं कि हम वहां कुछ भी करेंगे तो ये लोग मानेगा नहीं मानेगा, तो वो बाउंड नहीं होता है। ये गलत है कि यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सिफारिशें करती हैं तो लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है? नहीं बाध्य है, उसको जो मन में आएगा करेगा। बोलेगा नीतीश जी आप चुपचाप बैठे रहिए, भुंजा फांकिए, हम कुछ नहीं आपका सुनने वाले हैं, इसीलिए आपको यहां बैठाया गया है बुजुर्गों के टोली में, कि आप बुजुर्गों की जो चेयर लगी है वहां भी आप एक सजा दीजिए, ठीक है। तो ये गलत है। तीसरा, इफ मनी बिल इज नॉट रिटर्न टू द हाउस ऑफ पीपल, कि अगर मनी बिल जो है हाउस ऑफ पीपल में गया, नॉट रिटर्न टू हाउस ऑफ पीपल विद इन 14 डेज, अगर 14 दिन तक नहीं आया, कहां से? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बुजुर्ग आदमी है, समय लग जा रहा है पढ़ने में, आंखों भी खराब है, 14 दिन में ही पढ़ना पड़िए, नहीं तो हम खुद ही से पास कर देंगे। तो ये सही बात है ना। यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित माना जाता है। हाँ सही बात है, तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, है ना, केवल 3 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब धन विधेयक की बात आप देखेंगे चैप्टर 23 में पार्लियामेंट का मनी बिल है, आर्टिकल 1010 पेज नंबर 358 से ये सब में लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत में भी है। अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर 5 जो है वो लेजिस्लेचर की बात करती है, और लेजिस्लेचर जो है 110 से 121 पेज की जो किताब है, ये चैप्टर है, इसको आपको मस्ट कर लेना चाहिए, है ना। लेजिस्लेचर तो पक्के से ही करके जाना चाहिए आपको, और बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ बिल दिया हुआ, प्राइवेट मनी, ये सब के बारे में लिखा हुआ है, ये पूरे में इतने में लिखा हुआ सब कुछ को बहुत डिटेल में, तो आप उसको जरूर पढ़ लेंगे। अगला सवाल पे हम आएंगे, और अगला सवाल बोल रहा है प्रियम्बल के बारे में, कि निम्नलिखित भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। क्या विचार करेंगे भाई? प्रियम्बल से आप देखेंगे कि हर सवाल, हर पेपर में आपको सवाल मिलेगा, बीट प्री बीट मेंस, तो आपको प्रियम्बल करके ही जाना। अगर आप इसके बाद भी छोड़ के जा रहे हैं तो आप बहुत लापरवाह व्यक्ति हैं। प्रियम्बल से आपको पता है कि यहाँ सवाल आएगा ही आएगा। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज फॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973। तो क्या सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को क्या बोल रहा है कि 1973 में केशवानंद भारती मामले में पुष्टि किया कि वो एक हिस्सा है? हाँ ये बात सही है। 1973 में एक केस होता है, उस केस का फाइनल रिजल्ट आता है, और वो कौन सा है? केशवानंद भारती
वर्सेस अ स्टेट ऑफ केरला, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यस, प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, हमारा संविधान का एक हिस्सा है। उसके पहले कौन सा है केस में, इसका मतलब पहले वो मना किया होगा तभी ना उसको हाँ कहना पड़ रहा है। उसके पहले देखेंगे कि बेरूबारी केस होता है, बेरूबारी केस, बेरूबारी केस को ओवर रूल करके केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। ये सही बात है, मान लिए। अगला सवाल में क्या पूछ रहा है, अगला ऑप्शन में कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, कि प्रियम्बल को क्या हम संशोधित कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 368 के अंदर ही, बट अमेंडमेंट जो है कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सीम्स द राइट, कि हम संशोधित तो कर ही सकते हैं प्रियम्बल को, है ना, प्रियम्बल को हम संशोधन तो कर ही सकते हैं, बदल तो सकते ही हैं आर्टिकल 368 के अंदर, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। तो ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि प्रस्तावना न्योचित है, मतलब प्रियम्बल इज जस्टिसिएबल, नो इट इज नॉन जस्टिसिएबल। प्रियम्बल में मान लिया जाए लिखा हुआ है कि द स्टेट शुड बी ब्रदर, ये क्या बोलते हैं, सेकुलर, स्टेट को सेकुलर होना चाहिए। बट इफ हम सेकुलर नहीं है तो आप हम पे जाके केस नहीं कर देंगे कि राहुल इज नॉट सेकुलर, पुट हिम इन जेल। नो, हम नहीं है सेकुलर तो आप हमको जेल नहीं भिजवा सकते। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट जस्टिसिएबल, दिस इज नॉन जस्टिसिएबल। ये पता होना चाहिए आपको। तो ये गलत है, तो इसका 1 2 जो है वो सही है। तो 1 2 जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल पे हम चलेंगे। इसके बारे में भी आप देखेंगे कि प्रियम्बल एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 लक्ष्मीकांत में, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसी के बारे में दिया गया है कि बेरूबारी है, केशवानंद भारती है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी पेज नंबर 211 पे देखेंगे, 11th में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैट पेज नंबर 199 में। आगे चलेंगे। अगला पूछ रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या होता है, लोक लेखा समिति, कि लोक का लेखा जोखा करना है, हमको देख रेख करना है ना, पैक जिसको बोलते हैं, PAC। अब पैक क्या होता है, पैक इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका काम क्या होता है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसका खर्च को क्या करेगा, वो ऑडिट करेगा, उस पर देख रेख करेगा, उस पर ध्यान देगा। तो अब बोलेंगे सर क्या करेगा, जो CAG है, जो CAG है वो क्या करेगी ना, सारे चीज को ऑडिट करके वो रिपोर्ट बनाएगी और वो रिपोर्ट वो पार्लियामेंट में देगी। पार्लियामेंट में एक कमेटी बनाई गई है, स्टैंडिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं क्या, पैक। जो पैक है उसमें 22 लोग होते हैं। पैक में कितने लोग होते हैं, 22 लोग होते हैं, और जिसमें 15 लोग जो है वो लोकसभा से और 7 लोग जो है वो राज्यसभा। तो नीतीश जी लगता है यहीं बैठेंगे क्या, है ना। तो 22 मेंबर्स में 15 लोग लोकसभा से, 7 लोग राज्यसभा से। ये 1 साल के लिए बनाई जाती है, हर साल चेंज होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं वो पैक के चेयरमैन होते हैं। अभी जो है वो चेयरमैन कौन है, KC वेणुगोपाल हैं। उसके पहले शायद अवध बिहारी चौधरी थे कांग्रेस के, अभी KC वेणुगोपाल हैं पैक के अध्यक्ष। और उनका काम होता है देखरेख करना कि जो रिपोर्ट आई है उसको एग्जामिन करना कि सही ऑडिट किया गया है या नहीं। पता चला सब मिल बैठ के रिपोर्ट भी अच्छा आ रहा है और देश खोखला हो रहा है, इसलिए ये सब स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई है के अंदर के लोगों का ही, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर लोकसभा से, कितने मेंबर राज्यसभा से। तो 15 जो होते हैं वो लोकसभा से और 7 मेंबर हैं वो राज्यसभा से। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये 1 साल के लिए बनाई जाती है और फिर से अगले साल ये चेंज होता है, ठीक है। तो अब आते हैं, बोला गया इट वाज फर्स्ट सेटअप इन 1921। यस, आपको पता है 1919 में आया था क्या, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसी के बाद इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट कैन नॉट हैव मोर देन 22 मेंबर्स। यस, अभी आपको बताया, जिसमें 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। द फंक्शन ऑफ द कमेटी आर इंश्राइंड इन रूल नंबर 308। कहां, किसमें इंश्राइंड बोल रहा है, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्शन ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। लोकसभा को संचालित करने के लिए ना एक नियम बनाया गया है, एक बुक है जिस उसमें रूल नंबर 308 सेक्शन 1 में लिखा हुआ है इसके बारे में, पैक के बारे में। तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन आपका जो है वो क्या है, सही है। ऑल द एबव आर ट्रू। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि बहुत कम जगह आपको लिखा मिलेगा, शायद ये लक्ष्मीकांत में भी लिखा नहीं है, बट ये अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे कि पैक के बारे में समिति के कार्य लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 308 सेक्शन 1 में निहित है। सही बात है ये। आगे चलेंगे हम, और ये पैक के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि पैक होता क्या है। ये 1921 में पहली बार सेट किया गया था, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एंड सिंस एग्जिस्टेंस से है, 22 मेंबर होते हैं, सब आपको बता ही दिए हम। और ये आपको 11th में भी मेंशन है पेज नंबर 118 पे।
अब हम आएंगे हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी तो हम देख लिए कि आपको एनसीईआरटी का 11th एनसीईआरटी, और 11th एनसीईआरटी के बाद आपको क्या पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। इसमें क्या देखेंगे कि एनसीईआरटी तो पढ़ना है ही, है ना, एनसीईआरटी तो इसका भी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में आप स्पेक्ट्रम को भी फॉलो करेंगे। स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की बुक है, उसी को आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। बुक दिखने में बहुत छोटी सी लगेगी लेकिन बहुत मोटी सी है और बहुत लेंदी बुक है। उसको आप सेक्टर वाइज जहां जहां से सवाल पूछा जा रहा है वहीं से पढ़ेंगे और नोट्स बना लेंगे, है ना। पूरी मोटी बुक पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और आप पूरा बुक खत्म नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि 71st में जो अभी लेटेस्ट पेपर हमारा हुआ था उसमें 25 सवाल हिस्ट्री का आया था। 70th में देखेंगे उसमें 2 पेपर हुआ था, एक जिसमें पेपर उड़ाया गया था उसमें 20 सवाल, और जो पेपर उड़ाने के बाद उसमें 25 सवाल। उसके पहले देखेंगे 69th में, तो 69th में इसका वेटेज जो रहा था वो 37 नंबर का रहा था। मतलब ओवरऑल अगर एवरेज देखेंगे तो 30 नंबर के आसपास आपका हिस्ट्री से सवाल रहता है, बीट फ्रॉम एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। सबसे ज्यादा मॉडर्न से रहेगा, और बीच में जो लास्ट का मतलब मान लीजिए 30 सवाल है उसमें मॉडर्न का आपको 20 मिलेगा, 20-22, बाकी 8 से 10 आपको एंशिएंट मिडाइवल से मिलेगा। तो हम सवाल डिस्कस करते हैं कि कहां से पूछा गया है। तो पूछा गया है कि विच इंस्टीट्यूशंस बेयर अंडर द ओरिएंटलिस्ट इन्फ्लुएंस। व्हाट इज ओरिएंटलिस्ट इन्फ्लुएंस? ओरिएंटलिस्ट कहते किसको हैं? प्राच्यवादी प्रभाव होता क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ओरिएंटलिस्ट जो इन्फ्लुएंस है, ओरिएंटलिज्म जो होता है वो क्या होता है कि स्कूल ऑफ थॉट है जो प्रमोट क्या करेगा कि जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज, लिटरेचर, इसको वो प्रमोट करता है, उसके स्टडी को, उसी सोच को। अगर आप उस सोच के हैं तो ओरिएंटलिस्ट सोच के हो गए। तो उसी सोच के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, जिसमें एक कलकत्ता मदरसा भी था, और ये इसमें आपको बताया गया कि 1781 में बनाया गया था। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी था, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस भी था। इसमें एक चीज और था, वो क्या था? वो क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज। ये ध्यान रख लेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज। ओहो, क्या हो रहा है? फोर्ट विलियम कॉलेज। एंड फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कब बना था? आई थिंक 1800 में, है ना। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। तो ये चारों इंस्टीट्यूशन, कलकत्ता मदरसा, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज इन बनारस और फोर्ट विलियम, ये चारों इंस्टीट्यूशन जो है प्राच्यवादी प्रभाव से बनाया गया था। आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन को कहते थे कि दे आर स्नैक चार्मर, है ना, हम लोग सांप नचाने वाले हैं। तो है ना, इसीलिए तो यहाँ का ट्रेडिशन पढ़ के वो बोले कि दे आर स्नेक चार्मर। तो उसी के लिए फिर बोला गया कि हम लोग ओरिएंटलिस्ट, जो वहाँ के, जो उनको लगा कि नहीं भाई इनका भी धरोहर है, वो उसको देखेंगे। तो फिर वो ओरिएंटलिस्ट सोसाइटी वाले आते हैं, मेंटेलिटी वाले, और वही सब इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसमें संस्कृत पे पढ़ाई होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कलकत्ता मदरसा और एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दोनों कहाँ था? कलकत्ता में, कोलकाता में। और संस्कृत बनारस ये कहाँ था? ये बनारस में। और फोर्ट विलियम भी कहाँ है? बनारस, ये है कलकत्ता में। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप, है ना, कि हिस्ट्री, लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज, ये सब पे जो ध्यान देता है उसी को हम कहेंगे, ठीक है। हम लोग वी आर नॉट द स्नेक चार्मर, है ना। तो ये आप देखेंगे चैप्टर 30 में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में कि कंपनी रूल के अंतर्गत कौन कौन सा बना, ये सब लिखा हुआ है। तो आपको इसलिए बताया गया है कि स्पेक्ट्रम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेक्ट्रम आप जरूर पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, है ना। उसके बाद ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अगला सवाल जो है कि विच आइडियोलॉजी is said to have brought fundamental change in British Indian administration in early 19th century, कि 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी है? रूमानीवादी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोमांटिसिज्म। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है कि दर हाथ में हाथ डाल के बैठे रहो और देश आजाद हो जाएगा, है ना। उसको रोमांटिसिज्म नहीं कहते हैं। रोमांटिसिज्म इज ए फॉर्म ऑफ विचारधारा जो 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश में शुरू किया गया था। इट्स ए टाइप ऑफ आइडियोलॉजी 19th सेंचुरी से पहले ही, कि जो हमारा बोला गया कि हम ना ये इमोशन की बात करेंगे, है ना, इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन पे काम करेंगे। ऐसे देशभक्ति का गीत गा के लोग मिल के ऐसे हम लोग नेशनलिज्म बढ़ाएंगे, उसी आइडियोलॉजी को बोला गया था रोमांटिसिज्म, है ना। दूसरा क्या है? मर्केंटलिज्म, है ना। मर्चेंट, यहां से आप मर्चेंट का मतलब क्या? जो व्यापारी होता है। मर्केंटलिज्म मतलब वाणिज्यवाद। तो वाणिज्यवाद तो नहीं ही होगा, है ना, कि लोग बिजनेस करके हम अपना नेशनलिज्म को बढ़ाएंगे अलग अलग देश में जाके, वो नहीं। तीसरा जो था वो क्या था? यूटिलिटेरियनिज्म, है ना,
की जो उपयोगितावाद है इसी के बारे में बात की जा रही थी कि जो 19th सेंचुरी में जो है ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है फंडामेंटल चेंज जो किया गया वो किस आइडियोलॉजी के तहत, वो है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियन कहने का मतलब क्या है कि हम कोई भी काम करेंगे ना तो वो एक लार्जर आइडिया पे काम करेंगे, लार्जर क्राउड तक जाना चाहिए, उस पे काम करेंगे, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। लास्ट में जो है वो पॉजिटिविज्म है। अगर पॉजिटिविज्म की बात करेंगे ना तो ये पॉजिटिविज्म जो है 19th सेंचुरी में आया था और ये अगस्टस कॉम्पटे करके है, उन्हीं का ये आइडिया था, है ना। और यहाँ देखेंगे कि मर्केंटिज्म वाणिज्यवाद है, इसमें बोला गया कि एक्सपोर्ट को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को क्या करेंगे, इंपोर्ट को घटाएंगे, इस तरीके से आपको बता ही दिए। और जो ये है यूटिलिटेरिज्म, ये एक इथिकल फिलॉसफी है और ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बेंथम के द्वारा, बेंथम के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पे हम चलेंगे और अगला सवाल ये देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्कूल ऑफ थॉट्स, है ना, और ये कहाँ लिखा हुआ है, पेज नंबर 566 से 567 के बीच में, कि सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, स्कूल ऑफ थॉट की कौन कौन सा था, ह्यूमनिज्म था, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेस था, उसमें आप देखेंगे कि सब है ना। तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे किताब को। अगला सवाल क्या पूछा जाए कि बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस पास्ड ए रेजोल्यूशन सपोर्टिंग गांधीज नॉन कॉपरेशन। ये बिहार स्पेशल का आपका सवाल हो जाता है और इतना इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस जो है वो बना कब। आपको पता होगा कि 1908 में फॉर्म होती है। इसका पहला सेशन कहाँ होता है, पटना में होता है। पटना में इसको प्रोसीड कौन करते हैं, सैयद अली इमाम करते हैं, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जो ये क्या था, इसको और क्या कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस को क्या होते हैं, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भी बोलते हैं ना, कि मतलब कांग्रेस का ही जो बिहार का जो टुकड़ी थी उसी को ही कहते थे, है ना। तो 12th सेशन जो होता है, 12वां सेशन होता है, वो कहाँ होता है, भागलपुर में होता है ना इसका। और वहीं नॉन कॉपरेशन को गांधी जी के लिए सपोर्ट किया जाता है। तो आप बोलेंगे कि नॉन कॉपरेशन क्या था, तो नॉन कॉपरेशन जो है, जो भी रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, और क्या हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, उसी के लिए गांधी जी बोले कि हम नेशनल लेवल पे एक पूरा मूवमेंट शुरू करेंगे। उसी को बोला गया कि नॉन कॉम्परेशन, मतलब असहयोग, हम तुम जो बोलोगे हम उसमें सहयोग ही नहीं करेंगे, मनवे नहीं करेंगे, ठीक है, वो था नॉन कॉपरेशन। और ये कब शुरू किया गया था, 4 सितंबर 1920, 4 सितंबर 1920। अगर आपको ये डेटा याद रहेगा तो भी आप यहां से निकाल सकते थे कि 4 सितंबर को ये गांधी जी लॉन्च करते हैं, उसके पहले ही सपोर्ट किया गया होगा, है ना। तो उसके पहले ये कब किया गया, 28 अगस्त को, है ना, 28 अगस्त 1920 को यहाँ भागलपुर में जो होती है, वहां इसको प्रोसीड कौन करते हैं, आपको पता है कि बिहार के लाल राजेंद्र बाबू इसको प्रोसीड करते हैं भागलपुर में, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस को 12th को, और वहीं वो गांधी जी को सपोर्ट करते हैं कि हाँ गांधी जी आप पूरा मूवमेंट करिए, हम लोग बिहार का जो प्रोविंशियल कमेटी आपके साथ है, पूरा साथ देगी, है ना। अगर हम बात करेंगे तो ये नेशनल जो पार्टी जो थी कांग्रेस, वो एनसीएम को कब सपोर्ट करती है, तो अगस्त 1920 में कलकत्ता में सेशन किया जाता है, स्पेशल सेशन, वहां भी सपोर्ट किया जाता है। और आपको पता है कि जो कांग्रेस का सेशन था वो दिसंबर के लास्ट में होता था, मतलब दिसंबर में 28, 29, 30 इस तरीके से। तो फिर से जब वो सेशन होता नागपुर में दिसंबर 1920 में, तो भी वो क्या है, वो वहां भी सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब बोलेंगे कि नॉन कॉपरेशन बंद क्यों होता है, तो नॉन कॉपरेशन जो है वो बंद होता है चौरी चौरा के बाद, है ना। गांधी जी को गुस्सा आ जाता है कि लोग ऐसे मेंटेन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, और फिर वो बंद कर देते हैं। आपको क्या बताना है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस तो था, एक बिहार प्रोविंशियल किसान सभा भी था, है ना, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो आपको यह बताना है कि कौन बनाया था और कब बना था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, BPKS, बहुत ही फेमस नाम है और बहुत बार इसे सवाल भी पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपको पता होगा कि 4 सितंबर को 1920 को गांधी जी नॉन कॉपरेशन करते हैं। उसके पहले 28 अगस्त 1920 को बिहार में 12वां सेशन में कौन प्रिसीड करते हैं, राजेंद्र बाबू, और उसको सपोर्ट करते हैं। अगला सवाल पे हम चलेंगे और अगला सवाल जो है कि प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट टू पटना वॉज बाइकॉटेड बाय द पीपल ऑन। तो प्रिंस ऑफ वेल्स क्यों पटना आया था भाई, प्रिंस ऑफ वेल्स की अगर बात करेंगे, उससे पहले आप सुने होंगे दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार कितना हुआ था, 3 हुआ था। पहला कब, 1877, किसके द्वारा, उसमें कौन था, लिट्टन। फिर दूसरा 1903, कौन था, कर्जन। उसके बाद कौन, लास्ट कौन हुआ 1911 में, कौन था, हार्डिंग। तो उसके बाद की बात की जा रही है, ये दरबार की बात नहीं की जा रही है जो दिल्ली दरबार लगता था, जिसमें वहां के राजा रानी आते थे और सब पूरा चरण वंदना किया जाता था, वो नहीं। यहां बोला जाता है कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स है वो पटना विजिट किया था, तो लोग बाइकआउट कर दिए थे। और वो कब कर दिए थे, वो रिलेटेड है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उस समय पीक पे था।
जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना वो अपने पीक पे था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 4 सितंबर 1920 को। तो ये 22 दिसंबर को ना 1921 में ये बिहार आया था। कहाँ आया था? स्पेशल स्ट्रीमर से वो जो कमिश्नर घाट जो हमारा समाहरणालय वहीं पे उतरा था और गांधी मैदान आया था। और गांधी मैदान में सब इसको बोला गया था, वेलकम दरबार बनाया गया था इसके लिए, ठीक है। तो इसको सब बायकॉट कर दिए थे गांधी, जो भी कांग्रेसी और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्टर थे वो बायकॉट कर दिए थे, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि उसके बाद भी ये आदमी एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन बिहार में बना के जाता है जिसको हम आज पीएमसीएच के नाम से जानते हैं। 1925 में जो पीएमसीएच आज आप देख रहे हैं, पहले वो क्या बनाता है? प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज वो बनाता है 1925 में, जो आज पीएमसीएच के नाम से जाना जाता है। पीएमसीएच भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। आपको ये बताना है कि पीएमसीएच में कितने बेड्स हैं, करंट अफेयर का सवाल बन सकता है पीएमसीएच में। और पीएमसीएच जो है वर्ल्ड का कितने नंबर का लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेड वाला हॉस्पिटल बनने वाला है, यू हैव टू कमेंट, ठीक है। आपको पता है कि जब ये लोग दरबार करते थे तो हाथी घोड़ा बैल सब लेके आते थे कि हम कितने बड़े हैं, है ना। तो वही सब इंडियन हम लोग देख लिए हैं, और हम लोग भी शादी ब्याह करते हैं तो हाथी घोड़ा कुत्ता बैल सब लेके चलते हैं, पता नहीं क्या करना होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि आपको 351 पेज पे कि जो प्रिंस ऑफ वेल है वो नवंबर 2021 में कहाँ आता है? इंडिया आता है, इनवाइटेड स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन नॉन कॉपरेशन को देख के। और उसके बाद ही वो बिहार जाके नवंबर 21 में इंडिया आता है, और दिसंबर में वो कहाँ जाता है? बिहार स्टीमर से आता है ना। अगला सवाल जो है वो मैच करना है। ये बहुत आसान सवाल है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को, कि इंडिया लीग, इंडियन ईस्ट एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और नेशनल इंडियन एसोसिएशन। बहुत आसान सवाल है, ये आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो दिक्कत है। अगर हम देखेंगे इंडियन लीग की तो ये शिशिर कुमार घोष बनाते हैं, इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी बनाते हैं, इंडियन सोसाइटी जो है आनंद मोहन बोस बनाते हैं, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन, एक जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है जो बहुत फेमस है, वो कौन बनाते हैं? वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाते हैं 1876 में, है ना। लेकिन ये जो नेशनल एसोसिएशन है वो मेरी कारपेंटर बनाती है, एक ब्रिटिशर होती है, और वो आती है कब? आई थिंक 1966 में इंडिया आती है, और वो ब्रह्मो समाज के लोगों से मिलती है 1866 में, सॉरी 19 में नहीं 18 में, है ना। 1866 में वो आती है और ब्रह्मो समाज के लोगों से मिलती है, और वो सोचती है कि हमको भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए, और वो बनाती है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, मैरी कारपेंटर, है ना। और वो कब बनाती है मैरी कारपेंटर? 1870 में, है ना, ये ध्यान रखेंगे 1870 में। इंडियन सोसाइटी है वो कब बनता है? 1872 में, 1872 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वो कब बनता है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1866 में बनता है, और जो इंडिया लीग है वो 1875 में बनता है, 1875 में बनता है। तो आपसे ये भी सवाल इससे पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजी में बनाइए, तो ये सब आप ध्यान रखिए, कोई भी सोसाइटी, उसके फाउंडर और वो कब बना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैक्चुअल सवाल था, आपको आना चाहिए, स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है ना, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल जो है ये क्रोनोलॉजी में देखिए, बोले और आ गया कि फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला डायरेक्ट एक्शन डे है। डायरेक्ट एक्शन डे वो क्यों मनाया गया था? आपको पता है कि जो जिन्ना साहब थे वो पहले बहुत अच्छे थे, दोस्त थे, है ना, भाई भाई खेलने के बाद वो रेबेल हो गए, बोले नहीं हम तुम्हारे जानी दुश्मन होंगे और हम अपना नया देश बना देंगे, एक देश से दो देश बना देंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिए वो। तो मुस्लिम लीग जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाती है? 16 अगस्त 1947 को, जिसको हम बंगाल किलिंग्स भी कहते हैं, 16 अगस्त 1946, ये डायरेक्ट एक्शन डे है। उसका कैबिनेट मिशन क्या है कि जब बोला गया कि हम कैबिनेट बनाएंगे, और वो कब बोला गया था? 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 द वेवेल प्लान। इसको शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल साहब गए और अपना पॉइंट को क्या कर दिए, आइडिया दे दिए, और वो कब होता है? जून 1945 में, जून 1945। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटली अनाउंसमेंट। हु वाज एटली? अवर अटल साहब? नो, नॉट अटल साहब, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस, एटली, क्लेमेंट एटली, है ना। और वो एक अनाउंसमेंट करता है कब? 20 फरवरी 1947 को कि जो हम इंडिया को आजाद कर देंगे। किस तरीके से? वो बोलता है 20 फरवरी 1947 को कि हम ऐसे कि अगस्त नहीं, उसके बाद का डेट दिया था कि हम सब कुछ पावर दे देंगे, लेकिन उसके पहले ही देना पड़ जाता है। तो इसको अगर हम देखेंगे क्रोनोलॉजी में मिला के तो 1947 1940, है ना। तो 1940 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1947। तो सबसे पहले तो लास्ट में 4 हो जाएगा, देखेंगे चारों 4 में है, तो ये तो हो गया। अब फिर देखेंगे पहला कौन होगा, तो पहला कौन सा होगा? देखेंगे कि ये मार्च है और ये अगस्त है और ये जून है 40, तो क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा। तो ये ऑप्शन, तो हमारा ये कट गया, ये कट गया, मिटा के लिखते हैं, ये कट गया, ये कट गया, तीसरा ये दोनों में देखना है,
तीसरा के बाद देखेंगे कि ये दोनों में कौन सा पहले होगा, तो दूसरा होगा, तो तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्रोनोलॉजी में होगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। ये देखेंगे कि एटली स्टेटमेंट जो है 20 फरवरी 1947 को दिया गया, और उसमें वो क्या बोला कि हम 30 जून 1948 को फिक्स करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वी कैन से, अनफॉर्चुनेट क्या होगा, फॉर्चुनेटली ही हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को ही पावर ट्रांसफर कर लिया, है ना। वेवेल्स प्लान्स भी लिखा हुआ है ना। अगला सवाल जो है वो क्या पूछ रहा है कि गोपाल हरि देशमुख बोला क्या कि स्वदेशी वस्तुओं के लिए, स्वदेशी वस्तु पूछ रहा है, क्वेश्चन को पकड़िए, ये आपको स्वदेशी मूवमेंट की बात नहीं कर रही है। द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट स्वदेशी मूवमेंट, इट इज आस्किंग अबाउट स्वदेशी गुड्स, स्वदेशी गुड्स की बात की जा रही है कि गोपाल हरि देशमुख बेटर नोन एज लोक हितवादी, सही बात है। बॉम्बे हैज आर्ग्यूड द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग इंडिजिनियस गुड, अगर आप इसको गुड्स नहीं पढ़े हैं और आप मान लें स्वदेशी मूवमेंट, तो आप इसको गलत कर देंगे, आपको लगेगा कि अरे ये तो रिफॉर्मिस्ट थे और ये तो स्वदेशी कब होता है 1905 में, 1903 में हम लोग वो बोलता है कि हम अलग कर देंगे और 1905 में स्वदेशी लॉन्च करते हैं, तो ये तो इसके पहले मर ही गए थे, तो आपको लगेगा ये गलत है। लेकिन ये गुड्स की बात कर रहे हैं और ये बहुत जेनरिक आपको लगेगा कि गोपाल हरि देशमुख जो उनको लोक हितवादी कहते थे, सही बात है, ये 1892 के आसपास इनका डेथ हो जाता है। तो क्या वो ये बात कर रहे थे कि हमको अपना देश का जो वस्तु है स्वदेशी पे काम करना चाहिए, तो ये सही न्यूज है, ये सही बात है। अगला है कि 1873 में भोलानाथ चंद्र प्रीच द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिजिनियस बैंक कंपनी मिल्स फैक्ट्रीज एंड डिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ, ये ना क्वेश्चन ना जब हम पढ़ रहे थे तो एक जर्नल है हिस्ट्री का, उसी के पैरा से ना पूरा का पूरा सवाल दे दिया गया है, पूरा जर्नल से ही सारों सवाल दे दिया गया है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि ये भी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड स्वदेशी भंडार 1877 में, ये भी सही है, और सरला देवी स्टार्टेड लक्ष्मी देवी भंडार 1903 में। तो स्पेक्ट्रम में देखेंगे ना कि 1903 में वो बोला है कि हाँ वो सरला देवी का ही है, लेकिन वो जर्नल जहां से वो सवाल लगता है बनाया गया है उसमें लिखा हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर का ही ये होता है लक्ष्मी देवी भंडार। तो आप मान सकते हैं कि चारों ही सही है ना, चारों ही सही है, तो इसका ऑप्शन जो है 1 2 3 ही 4 ही हो जाएगा, लेकिन चौथा में थोड़ा सा दिक्कत है, कहीं बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं मिला है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल पे हम आएंगे, और अगला सवाल बोल रहा है कि लाला लाजपत राय के असर्शन रीजन, आप देख रहे हैं कि असर्शन रीजन एंड रीजन और स्टेटमेंट वाइज हर पेपर में ही पूछा जा रहा है, दरोगा हो, एएसओ हो, बीपीएससी हो, तो आप इस तरीके का सवाल ही प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर गच्चा खा जाएंगे। तो असर्शन रीजन में क्या असर्शन बोल रहा है कि लाला लाजपत राय आर्ग्यूड इन 1916 दैट कांग्रेस वाज ए प्रोडक्ट ऑफ लॉर्ड डफरिन ब्रेन। अब देखेंगे, आप पढ़े होंगे कि लाला लाजपत राय का एक थ्योरी है सेफ्टी बल्ब थ्योरी, और सेफ्टी बल्ब थ्योरी बोले थे, उसी को डिराइव सवाल बना दिया गया, यही इसी को डिराइव करके सवाल बना दिया गया है ना। कि क्या बोले थे उस समय, डफरिन कौन था, वाइस रॉय था, तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ लॉर्ड डफरिन ब्रेन था, तो ये 16 में बोले थे, हाँ इसी को तो सेफ्टी बल्ब थ्योरी बोले थे कि जो कांग्रेस बना है, कांग्रेस कब बना था 1885 में, है ना। और कांग्रेस जो बनाया था एक कौन था, ब्रिटिशर था, और ब्रिटिशर का नाम क्या था, ए ह्यूम, और वो एक रिटायर्ड ब्रिटिशर था। तो सबको लगा कि, और वो मीटिंग कहाँ होना था आपको पता है कि जो पहला मीटिंग होना था वो होना था पुणे में, क्योंकि वो पूना के जितने भी लीडर से उससे मिल के आए थे। तो पूना में हुआ नहीं क्योंकि कॉलेरा आ गया, जब कॉलेरा आ गया तो वो जाके मिले डफरिन से, और डफरिन इनको अलाउ कर दिया था। तो इसी के कारण इन लोगों के मन में शक आ गया कि एक ब्रिटिशर्स और दूसरा भी ब्रिटिशर्स मिलता है और उसको अलाउ कर देता है, और बात किया जा रहा है कि इंडियंस के बारे में, कि हम इंडिया के अच्छाई के बारे में सोचेंगे, इसलिए उनको लगा कि सेफ्टी बल्ब थ्योरी है ना। और जाके फाइनली 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में है, वहां जाके पहला मीटिंग होता। बाकी आप तो जानते हो कितने डेलीगेट्स आए थे, बिहार से कितने थे, वो सब आपको पता होगा। तो जो लाला लाजपत राय थे, और ये कहां लिखते हैं, यंग इंडिया, इनकी एक किताब आती है यंग इंडिया, उसी में ये लिखते हैं, he believed that the congress was intended to protect the british empire interest first and interest only by secondly। तो मतलब ये जो सर्सन है उसका ये सही रीजन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर होगा आपको, आगे चले। तो अगला सवाल जो है वो क्या पूछ रहा है, ये किताब में लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम में, ये भी पढ़ लेंगे, ध्यान देंगे। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। कोई भी एग्जाम और क्विट इंडिया से सवाल ना आए, ये हो ही नहीं सकता। क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या पूछ रहा है कि कांग्रेस वाज नॉट डिक्लेयर्ड इलीगल। आपको पता है कि पूरे देश के आजादी का सबसे बड़ा मूवमेंट होता है, और कांग्रेस को उसको इलीगल नहीं करेगा, है ना। नॉट डिक्लेयर्ड इलीगल नहीं साथ देगा, नहीं भाई ये गलत स्टेटमेंट है, इलीगल कर दिया गया था।
दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ब्रिटिशर, जो इस तरह का बड़ा सवाल आएगा ना उसको ना आपको बहुत रटना नहीं पड़ता है, आपको ना अपना दिमाग से इलिमिनेशन से और सोच के निकाल सकते हैं सही आंसर। जैसे बताइए, आपको यहाँ ये बस सोचना था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इतना सबसे बड़ा ये मूवमेंट हुआ, सारे लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया था और उसके बाद भी कांग्रेस को बोला गया कि नहीं तुम बैन नहीं रहो, तुम लीगल ये इंस्टीट्यूशन हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ये बोल रहा है कि नॉट डिक्लेयर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश अथॉरिटी डिसअपियर्ड इन द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, बंगाल, उड़ीसा। ये सही बात है कि ब्रिटिश का जो अनेक भागों में शासन जो था वो लुप्त हो गया था, क्योंकि वहां क्या कर लिए थे लोग, पैरेलल गवर्नमेंट बना लिए थे। अगला सवाल है कि बलिया में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तामलुक में, मिदनापुर में, बंगाल में, सतारा में रिवॉल्यूशनरी सेट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट, उसी का तो ये इफेक्ट था कि पैरेलल गवर्नमेंट बना लिए, तो वहां का जो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या होता, डिसअपियर हो गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला आते हैं, द स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द रिवोल्ट while the upper classes and the bureaucracy remained loyal to the government। obviously जो भी उस समय के जो भी बड़े लोग होते हैं ना, जो बहुत बड़े होते हैं, चाहे वो देश के टॉप एक्टर्स हो, टॉप लॉयर्स हो, टॉप डिप्लोमेट हो, टॉप बिजनेसमैन हो, वो जो शासन होता है ना उसका वो बूट लीकिंग करते ही करते हैं, चाहे वो आज हो, चाहे वो पहले हो, चाहे हम अपने जो टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि भगवान भी थे तो जो ऊपर का था वो बूट लीकिंग करता ही करता है। तो ये भी सही था कि जो छात्र का था, मजदूर का था, किसान का था, है ना, लेकिन उसमें उच्च वर्ग और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार रहे थे, है ना। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे अगले सवाल पे, और अगला सवाल पूछ रहा है कि हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। ये बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग तो बहुत बार पेपर भी देने जाते हैं, पटना में राजा राम मोहन राय सेकेंडरी स्कूल में उन्हीं के द्वारा ब्रह्मो समाज बनाया गया था। ब्रह्मो समाज और किन के साथ मिलकर बनाया गया था, आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रह्मो समाज में और कौन थे बहुत फेमस लीडर और सोशल रिफॉर्मिस्ट कह सकते हैं, जो बाद में बदल भी जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगला ऑप्शन है स्वामी दयानंद, तो स्वामी दयानंद कौन थे, इनको मूल शंकर भी कहा जाता था। अगर ओरिजिनल नाम की बात करेंगे तो क्या नाम था, सत्यार्थ प्रकाश, नहीं, इनको कौन तिवारी नाम था, स्वामी दयानंद, मूल शंकर तो कहते थे, है ना, मूल शंकर तिवारी, सॉरी, मूल शंकर तिवारी ही इनका नाम था। और ये आर्य समाज बनाए थे कब, 1870 में, और इनकी एक पत्रिका आती थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और ये हिंदू रिवाइवल की संस्था थी। जो स्वामी दयानंद की थी वो हिंदू रिवाइवल की थी। और लास्ट में जो आप देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले किस लिए फेमस है, क्योंकि ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, और ये अपना एक ये बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, सोसाइटी बनाते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 में ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, है ना। बाकी तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब जानवे करते हैं, मोदी गवर्नमेंट और ही जना ही दी है कि और क्या क्या नहीं करते थे वो भी बता दिया गया, कि क्या करते थे वो तो सब पता था, क्या नहीं करते थे और क्या करते थे वो सब बता दिया गया, तो डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है। ये देखेंगे कि राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्मो सभा इन 1825 अगस्त, लेटर रिनेम्ड इट ब्रह्मो समाज, ये आपको पता होना चाहिए। और जितने भी इस तरह के सोशल रिफॉर्म, पीजेंट रिवोल्ट, ये सब जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो आपसे पूछा गया था एसओ में, और हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि इसी पैटर्न पे आपका बीपीएससी में भी पेपर होगा। ठीक है, आपको पॉलिटी देख लिया, आपने साइंस देख लिया, आपने करंट अफेयर देख लिया, आपने हिस्ट्री देख लिया, बचा है कुछ, जैसे बिहार स्पेशल तो शायद देख ही लिए, बिहार का ज्योग्राफी ये और ज्योग्राफी वगैरह। तो अगर आपको लगता है कि उसको भी देखना है, उसका भी सोर्स ट्रेसिंग करना है कि कैसे कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, तो आप कमेंट करिए। वी आर जस्ट देयर फॉर यू, कि आप ही के लिए किया ही जा रहा है कि कैसे आप लोग का रिजल्ट करवा दिया जाए। थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच।